बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज के साथ करना है और कोशिश करनी है कि एक लाइट सा ब्रेकफास्ट जो है वो अपने मामूल का हिस्सा बनाए। नाज़रीन, आज अगर मैं अपना एक एनेक्डोट शेयर करूं, रास्ते में आते हुए एक रोड रेज का मुकाबला करना पड़ा मुझे ज़ाती तौर पर। एक्सीडेंट होते होते मेरा बच्चा, तो जिस टाइम आप अपने ऑफिस से अपने घरों से निकलते हैं और ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, कोशिश करें कि प्लान करके निकलें कि मैंने अपने 10 मिनट पहले निकलना है, ऑफिस पहुंचना है और मेरे ये टास्क हैं। क्योंकि जैसे अगर आप प्लान करके निकलेंगे तो आप आधी जंग जीत जाते हैं। इसकी वजह से आप जल्दबाजी भी नहीं करेंगे और हादसात से भी बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बात करनी है महकमा औकाफ़ के बारे में। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे ये डिपार्टमेंट क्या है, मुल्तान में किस तरह काम कर रहा है, मज़ारात और मसाजिद के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। उनका नाम है अयाज़ गिलानी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं औकाफ़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ हमारे साथ आज मौजूद होंगी अलिशबा आसिफ, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी की। इनसे पूछेंगे, अलिशबा से पूछेंगे कि क्या इक़दाम फ़लाह के लिए, अवाम के लिए हुकूमत की तरफ से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तफ़सीलन हमें वो आगाह करेंगी। अलिशबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने गेस्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। हम क्योंकि मॉर्निंग शो है हमारा, हम ज़रा जानने की कोशिश करें कि हमारे जो गेस्ट हैं वो किस तरह स्टार्ट करते हैं अपने दिन का, वो किस तरह प्लान करते हैं। तो ज़रा अपनी तफसीलन अपनी मॉर्निंग रूटीन हमें ज़रा बताइएगा। मॉर्निंग रूटीन एक सरकारी एहलकार की या ऑफिसर की क्या हो सकती है कि हमने सुबह उठना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ड्राइवर या कोई ऐसा कोई घर में मुलाजिम नहीं होता कि जो बच्चों को ड्रॉप करे स्कूल के लिए, तो बाज़ औक़ात वो भी हमें करना पड़ता है कि उठते हैं, बच्चों को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद बस फिर अपने हम तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि 9 बजे हमने पहुंचना होता है। जाने का टाइम 9 बजे है, वापसी का कोई पता नहीं है। तो बस यही रूटीन है डेली की। तो सर कोई एक्सरसाइज या कोई ब्रेकफास्ट, तो इस तरह के मामूल जो आपका पर्सनल लाइफ के लिए है? मेरे लिए तो बहुत टफ है। मुझे जो अक्सर टाइम मिलता है वो रात को 11 बजे 12 बजे मिलते हैं। कोशिश होती है मैं 10 मिनट 15 मिनट की कोई वॉक शॉक कर लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। अच्छा सर, अब हम अपने तफसीलन अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमें ज़रा औकाफ़ डिपार्टमेंट के ज़रा बारे में इन जनरल समझाइएगा कि ये किस तरह काम करता है, इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। बेसिकली महकमा औकाफ़ जो है, इसका मुकम्मल नाम जो है वो महकमा औकाफ़ मजहबी उमूर है। ये दो मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं कि एक तो हम औकाफ़ को संभालते हैं, यानी कि वक्फ़ शुदा जायदादों को, उसका इंतज़ाम संभालते हैं। क्या होती हैं ये मैं इसको बता दूँ कि जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की जी, तो उसमें जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे इंडिया, उनकी जो जायदादें बच गई, उनकी ज़मीनें बच गई, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुसलमानों की थी वो मुस्लिम औकाफ़ बन गया, जो हिंदुओं की बच गई या सिखों की बच गई या उनके मंदिर वगैरह थे, तो उसके लिए अवैक्यो ट्रस्ट बोर्ड है बाकायदा, फेडरल डिपार्टमेंट में वो आता है। ओके, वो हमारे से वजूद में आया, इधर से हमारा पंजाब का इदारा ये आया। तो इसमें जो मज़ारात हैं, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, लोगों को ज़्यादातर यही इल्म है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं, मज़ारात हैं, मसाजिद हैं और मदारिस हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ़ कर दें किसी दरबार के नाम पर, अब ये जिस तरह आपकी बैग पर ये दरबार हमारी मौजूद है शाहरुख आलम की, तो इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसके नाम पे जायदादें वक्फ़ कर दी, दरबार मूसा पाक शहीद के नाम पे वक्फ़ कर दी। तो वो जो वक्फ़ कर दी, तो उनका ये मकसद था कि भाई इनके जो इनकम है वो इस साहिब मज़ार के ऊपर लगाई जाए। ठीक। इसी तरह मसाजिद के ऊपर भी लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ़ की। तो इन वक्फ़ का, इन औकाफ़ वक्फ़ इमलाक का जो इंतज़ाम है, इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका करने के लिए फिर इदारा बनाया गया महकमा औकाफ़ मजहबी। और एक तो महकमा औकाफ़ हो गया जो वक्फ़ शुदा जायदादों को जो है वो डील करता है। इसी तरह मजहबी उमूर व औकाफ़ है, यानी कि जो मजहबी इंतज़ामात होते हैं, खा वो महाफ़िल हैं या औरास की महाफ़िल होती हैं, इसी तरह की अगर कोई रिलीजियस इशूज़ हैं तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करता है। आपने देखा है कि जहाँ पर प्राइवेट इंतज़ामात हैं मसाजिद या मदारिस के, आए रोज़ फ़िरका वारियत या कोई इस तरह के तशद्दुद या वाक़यात आपके सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महकमा औकाफ़ की तरफ से ऐसा शाज़ व नादिर कभी कभार को ऐसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद फिर हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसको फ़ौरी तौर पर टैकल करते हुए। ज़रा एग्जांपल के तौर पे हमें, अभी आपने सेक्टेरियन वायलेंस की, ये आगे मेरा सवाल था आपसे, लेकिन अगर आप अब एग्जांपल के तौर पे हमें समझाना चाहें कि एक प्राइवेट जो मसाजिद हैं उनको किस तरह डील किया जाता है और जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, उसके अंदर आप किस तरह सेक्टेरियन वायलेंस का ध्यान रखते हैं कि इधर कोई इस तरह का इंतशार ना फैले। हमारा मजहबी तौर पर जो हमारे हेड होते हैं वो हमारे जोनल ख़तीब होते हैं, जो डिवीज़न के लिए होते हैं, हमारे जोन के लिए होते हैं।
उनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट खतीब होते हैं। हमारी जो मस्जिद होती है वहाँ पर एक अगर देवबंद मसलक की है मस्जिद तो वहाँ पर देवबंद आलिम दीन होगा, वहाँ पर उसी का मुअज्जिन होगा, वहाँ पर खादिम होगा। और बरेलवी है तो फिर बरेलवी मसलक के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और हमारी तरफ से ये सख्ती होती है कि एक तो कोई भी प्राइवेट शख्स वो औकाफ की मस्जिद में आकर कोई इस तरह की तकारीब नहीं कर सकता। अगर उसने करनी है तो वो बाकायदा अपना शेड्यूल देगा, उसकी परमिशन लेगा, परमिशन के बाद ये सारी तो जो हमारी जमात वगैरह होती है उस हवाले से ठीक उस हवाले से। तो जब वो रूटीन में एक चीज़ चल रही होती है हमारी कि जो हमारे खड़े हैं हमारे मुलाजिम हमारे आइमा खुतबा हजरात, तो वो उनको एक बाकायदा टॉपिक दिया जाता है, उसी पर उन्होंने खिताबात करने होते हैं और उसी के मुताबिक उन्होंने लोगों को जो है वो तरजीह भी देनी होती है, तबलीग भी करनी होती है और फिरका वारियत से उन्होंने बचना होता है कि कोई इस किस्म की बात ना हो कि दूसरे के दिलों को ठेस जब हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये मसाजिद जो हैं वो देवबंदी मसलक की मसाजिद हैं, ये मसाजिद जो हैं वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग जहाँ पर से, तो वो तो फिर आप परवान चढ़ा रहे हैं सेक्टेरियन वाले, तो ये ज़रा टेक्निकल हो गया टॉपिक। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इसमें ऐसा है कि ये एलिमेंट तो हमारे माशरे में मौजूद है ना। बिल्कुल, लेकिन फ़र्ज़ तो आपके डिपार्टमेंट का ये होना चाहिए कि हर किसी को इजाज़त होनी चाहिए उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। उसमें मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई प्राइवेट तौर पर इसकी रीज़न है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बरेलवी मसलक की है तो उसमें अगर देवबंद मसलक के लोग बाकायदा तौर पर आकर कोई ऐसा इज्तिमा खड़ा कर रहे हैं या कोई ऐसी कोई महफिल रखना चाह रहे हैं तो वो यकीनन वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करें। हाँ, उन्होंने नमाजें पढ़नी है, जो कुछ करना वो करें, वो तो मुकम्मल तौर पर उनका आज़ादी है। लेकिन एक मसलक वाला दूसरे के मसलक में मुदाखलत नहीं करता कि जो बरेलवी मसलक के हैं वो ठीक है अपने अंदाज से उसको चला रहे हैं, देवबंदी अपने अंदाज से चला रहे हैं। नमाज़ों के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि जो बाहर के बाज़ारें हैं, जो बाहर के सोसाइटी के लोग हैं, जो मर्जी आए वहाँ पर जिस मसलक का है वो आकर नमाज़ पढ़ सकता है। ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोई पाबंदी? हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। कितनी मसाजिद हैं जो आप लोग मैनेज कर रहे हैं मुल्तान में, और इसमें हमें ज़रा तफसीलन बता दें, मज़ार और मसाजिद दोनों? हमारे पास मुल्तान में 42 मॉस्क्स हैं जो ऑफिशियली तौर पर हैं और 26 मज़ारात हैं हमारे। इसमें 4 मॉडल मज़ारात हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, हज़रत शाह रुकन आलम, हज़रत शाह शम्स और हज़रत मूसा पाक। मॉडल मज़ारात से मुराद जो कंजर्वेशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा कदीम हैं और जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है और इनके इंतज़ाम व इंसराम जो है वो हम रूटीन से ज़रा हट के थोड़ा सा करते हैं क्योंकि यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट्स हमने उसी हिसाब से करने होते हैं। उनके लिए सायेदार जगह का इंतज़ाम करना है या उनके लिए हमने सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना है या उनके लिए लंगर का इंतज़ाम करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये 4 मॉडल मज़ारात ये हो गए। वैसे टोटल हमारे पास 26 मज़ारात हैं, 42 मॉस्क्स हैं, 3 जो हैं वो इमाम बारगाहें हैं और हर तकरीबन दरबार या मस्जिद के साथ हमारे मदारिस मौजूद हैं, लेकिन 3 से 4 हमारे मॉडल मज़ारात हैं और ये सारे हमारे पास। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औकाफ सारे मकातब फ़िक्र को इकट्ठे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, कि वो देवबंद मसलकी हो, अहले तशय्यो भी हैं, अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, हम सब को इकट्ठे लेके चलते हैं। अच्छा सर, अभी आप और यहाँ पर ये भी कि हमारे पास 2 मदरसतुल बनात भी हैं, यानी कि बच्चियों के मदारिस भी हैं जो बाकायदा तौर पर वो फंक्शनल है, जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। एजुकेशन के हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी जो बच्चे यहाँ पर आके आपके मदारिस में रहते भी हैं, मतलब हॉस्टल वगैरह भी आप लोग मैनेज कर रहे हैं उनका, या सिर्फ डे एजुकेशन होती है और बच्चे वापस चले जाते हैं? एजुकेशन करके वो वापस चले जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप बेहतर समझते हैं, तो उसमें फिर औकाफ डिपार्टमेंट उसको नहीं दी होते हैं। एजुकेशन के हवाले से जो आप लोगों की जिम्मेदारी है उसमें आप किस तरह की तालीम दे देते हैं बच्चों को, जो हमारी एक सर्टिफाइड तालीम है? जैसे अलिशबा हमें बेहतर समझा सकती हैं कि मदारिस के हवाले से एक अलहदा सिलेबस भी मौजूद है। SNC आ गया था लेकिन अभी उस तरह मेरा ख्याल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ जी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो क्या किस तरह की तालीम दी जाती है? जो हमारे मसाजिद के साथ मदारिस बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ पर तो कुरान की तालीम दी जाती है सिर्फ, खा वो नाजरा है या हिफ्स है। ठीक। और जो हमारे मॉडल मज़ारात हैं वहाँ पर जदीद तालीम भी हम उनको देते हैं, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड निज़ाम वहाँ पर मौजूद है, उनको दौरा हदीस करवाना है। ये जदीद तालीम जो हमारे आजकल माशरे में और हमारे सिलेबस के साथ जो चल रही है वो मॉडल मज़ारात में हमारी वहाँ पर दी जाती है। ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि आपके कोई उर्स है किसी मज़ार पर और वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी के मामलात इस तरह के पैदा हो जाते हैं, पहले हमें समझाएं कि आप सिक्योरिटी किस तरह मैनेज करते हैं? बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं और अगर इस तरह के कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो आपके पास कोई अपनी कोई फ़ोर्स है या आप मदद लेते हैं कोई इदारों से? जितने भी हमारे औरास होते हैं उनमें यह है कि हम ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान के ताउन से हमने चलना होता है और साथ ही हमारे जो दीगर अलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं
ये सारे हमारे साथ होते हैं। 32 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी हम सबसे पहले मीटिंग कॉल करते हैं। अब रिसेंटली जैसे हज़रत शाहरुख आलम का उर्स आ रहा है, तो हमने ये 3-4 दिनों बाद जो है वो मीटिंग रखनी है और डीसी साहब उसको चेयर करेंगे। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। और पुलिस जो है वो जो सिक्योरिटी है वो हम महकमा पुलिस से लेते हैं। तो इस तरह हर इदारे ने अपना रोल प्ले करना होता है। कोई भी एक इदारा वो ऐसा नहीं है कि वाहिद कोई इदारा हो जो ये सारा इतना बड़ा इंतज़ाम खुद कर सके। तो इसी तरह हमारे साथ वासा भी होता है, पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे शाना बशाना होती है, पुलिस भी शाना बशाना है। इसी तरह MWMC हो गया, इसी तरह रेस्क्यू 1122 हो गया, रेलवे वाले होते हैं। ये बेशुमार यानी कि हमारे पास यानी कि 32 मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताएं। और हमारे 10 एक कैंप्स जो हैं वो मौके पर मौजूद होते हैं, जिनमें मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी लगता है, औकाफ का भी होता है। कितने लोग अभी उर्स पे एक्सपेक्ट करें? हर साल कितने ज़ायरीन आते हैं? और अभी इस जो हज़रत शाहरुख आलम का उर्स होने वाला है उसमें कितने लोग आप एक्सपेक्ट करें? और उसके ऊपर हमें ज़रा जामे अंदाज में समझा दें, यूजुअली हिस्टोरिकली आप किस तरह के इंतजाम करते हैं, उसमें क्या क्या मौजूद होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, और कैंप्स कितने होते हैं? पब्लिक गैदरिंग जो है वो तकरीबन 7 to 8,000 पर डे के हिसाब से है। 3 दिनों का उर्स होता है। ये राउंड दी कलाक ये चलती है, यानी कि एक काफिला आ गया वो अगले दिन चला गया, फिर दूसरे दिन आ गया, फिर वो तीसरे दिन चले गए। तो ये एक पूरे उर्स की अगर हम गैदरिंग देखें तो ये हज़रत शाहरुख आलम के उर्स के ऊपर तकरीबन 24 से 25 हज़ार 3 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम 4 दिन भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि एक दिन पहले जो है वो लोग आ जाते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले हमारी मीटिंग होगी, उसमें सारे डिसीजंस हो जाएंगे। फिर जब उर्स आएगा तो उसमें सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी है और 4 लेयर्स में जो है वहाँ पर 3 लेयर्स में वहाँ पर ड्यूटी पॉइंट्स पे लोग मौजूद होते हैं। और उसमें यह है कि हमारे सबसे पहले सिक्योरिटी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग होगी, वॉक थ्रू गेट्स होंगे। उसके बाद आ जाता है लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी, वो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं जो फंक्शनल होंगे। तीसरे नंबर पे उनको रिहाइश का होती है, जिसके लिए हम 14 स्कूल और 3 कॉलेजेस लेते होते हैं। हमारे औकाफ ऑफिसेस भी उनके पास होते हैं। हमारे जो लंगर खाने हैं वो भी उसमें भी ज़ायरीन ठहरते हैं। इवन के जो कोर्ट यार्ड होता है दरबार का उसमें भी लोग ठहरते हैं। तो ये उनकी रिहाइश आ गई, सायादार जगह हमने उनको प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि हमने टेंटिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, चरागां जो होती है दरबार के ऊपर। ये सारे इंतजाम महकमा औकाफ ने करने होते हैं। साथ ही जो ज़ायरीन आए होते हैं उनके लिए हमने दोपहर के वक्त जो है वो लंगर का भी इंतज़ाम करना होता है कि लोगों को हम लंगर भी प्रोवाइड कर सकें। ये सारे इंतजाम जो हैं वो औकाफ डिपार्टमेंट की जानिब से होते हैं, लेकिन इसमें अलाई डिपार्टमेंट्स की कोऑपरेशन वो हमारे साथ होती है। यूजुअली अभी आई वाज विजिटिंग द प्लेस, मैं विज़िट कर रहा था शाहरुख आलम मज़ार कभी, क्योंकि मेरी ज़रा नानीमा जो हैं वो विज़िट करती हैं गाय बगाए, तो मैं उनका कंपनी करता हूँ। कुछ आप लोगों के अब तामीराती काम स्टार्ट हुए हैं इन मज़ारात वाली साइड पे। कुछ हमें लग रहा था कि शायद जैसे कभी उर्स आने वाला है तो यहाँ पर तो पहले रहने की जगह होती थी, अब तोड़ दी गई है बिल्कुल मज़ार के दोनों मज़ारों के दरमियान में जो जगह थी। तो उसकी फिर क्या वजूहत हैं? वो उधर क्या काम हो रहा है? वहाँ पर संकन बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर हमारा लंगर खाना मौजूद था, औकाफ मैनेजर ऑफिस मौजूद था, उसको गिराया गया, डिमोलिश किया गया और वहाँ पर संकन बनेगी। वो इस वजह से बना रही है ताकि जो दरबार का वो ख़राब ना, और ये वर्ल्ड सिटी ने इसको टेकअप किया हुआ है और ये पूरे फोर्ट के ऊपर काम हो रहा है। और ये आपने शायद अभी आपका साइट पर विजिट नहीं हुआ होगा, इसके रिटेनिंग वाल भी बाकायदा आ रही है फोर्ट की, जिसको रिहेबिलिएट किया जा रहा है। इसी तरह ऊपर हट्स बन रही हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, ग्रासी प्लाट्स बन रहे हैं, ये सारा वहाँ पर काम हो रहा है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम हो रहा है। या सब इसमें हम तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि महकमा औकाफ जो है वो मज़ारात की तज़ीन और आइश के लिए क्या क्या काम कर रहा है और किस तरह वर्क करता है इन जनरल, हमें सर समझा रहे थे। और अभी जो हज़रत शाहरुख आलम का उर्स आने वाला है उसके बारे में, उसके हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हम ज़रा ग्राउंड की रियलिटी जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अलिशबा से जो हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं। अलिशबा, इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है? किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं उसके हवाले से, और क्या जो मीटिंग सर कह रहे थे चेयर करना है उस हवाले से कोई इक़दाम अब आपको नज़र आ रहे हैं? देखें, पहले जैसे भाउजन ज़िक्रिया का उर्स हुआ था तो ऑब्वियसली हम औकाफ डिपार्टमेंट के साथ लिंक में रहते हैं। जैसे सर बता रहे हैं कि पहले मीटिंग प्लान होती है, फिर हमने देखा जो प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ होता है उसी तरह मज़ार पर जाके जब कवरेज की, जैसे उर्स था, सिक्योरिटी थी, कैंप्स थे, ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात मौजूद थी, इवन के जो लंगर का इंतज़ाम था वो भी था। और इसके साथ साथ जो अब औकाफ डिपार्टमेंट सबसे अच्छी चीज़ कर रहा है वो सर बेहतर बता सकेंगे, जो
हमारे मज़ार हैं, कदीमी मज़ार हैं, उनकी रेनोवेशन जो हो रही है, कंजर्वेशन जो हो रही है, वो सबसे एक अच्छी बात है। क्योंकि लोग जो आते हैं ख़ास तौर पे मुल्तान से नहीं, मुल्क से बाहर से भी लोग आते हैं, तो वो सबसे पहले इन्हीं मज़ारात का रुख करते हैं। अलिशा, आपकी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हर वक्त 24 घंटे फील्ड में होते हैं, उनकी जो आवाम की नब्ज़ है उस पर हाथ होता है। तो अब दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि हम जी आपकी ख्याल रखेंगे, आपको ठहराने के लिए एक सायेदार जगह का इंतज़ाम किया जाएगा, खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो आप ग्राउंड की रियलिटी से वाकिफ़ हैं, क्या इस तरह वाकई इक़दाम किए जाते हैं? आप सेटिस्फाइड हैं, आवाम सेटिस्फाइड होती है? देखिए 6 साल से अगर बहुत सारे लूप होल्स होंगे, 6 साल से जो मैंने उस कवर किया उसमें मुझे कभी भी कोई लूप होल नज़र नहीं आया। लोगों के अगर ठहरने का इंतज़ाम हो, अगर हम स्कूलों में जाके भी हमने इवन कवरेज की है, तो ज़्यादातर जो हमने देखा है वो सिंध से लोग आए होते हैं। तो वो लोग जो है इवन के उनको लैंग्वेज नहीं आती होती उर्दू, जब हम उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इवन के ख़वातीन से, तो कंप्लेंट्स नहीं मिलती क्योंकि इंतज़ामात अच्छे होते हैं, वो प्री प्लान्ड होते हैं। क्योंकि ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी डील कर रही होती है। सिर्फ वकाफ डिपार्टमेंट नहीं होता, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो डील कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसा पहले जो एक फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू था जो हमने हाईलाइट भी किया था, तो उसके बाद जो है औकाफ डिपार्टमेंट की जानिब से वो भी हल किया गया, क्योंकि किले पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट था उसमें पानी जो भी आता था, इवन के टूरिस्ट आते थे, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है, गर्मी होती है और मुल्तान जो है एक गर्म शहर है, तो वो पानी नहीं होता था, तो सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ये था, और इसको बाद में हल भी किया गया, जो कि अच्छी बात है। आप औकाफ के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देखती हैं, एजुकेशन की हवाले से भी आप नज़र रखती हैं। इस वक्त सरकारी स्कूल के हालात क्या हैं, हमें ज़रा उनके हालात बताएं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि एट पार आ गए हैं प्राइवेट स्कूल्स के, हमारी जो एजुकेशन है वो बेहतर है बल्कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम के, क्योंकि प्लोरिफरेशन हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की, बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए अभी आए थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनसे इंटरव्यू किया, मैंने खुद पूछा था कि आप कहते हैं कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी नहीं है, हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं है, अगर हायर करने हुए तो हम हाई स्कूल में कर लेंगे। और उसके पिछले हफ्ते ही हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला कि ना हम STI हाइज कर रहे हैं, तो आप वाई नॉट परमानेंट टीचर्स, जो लोग इतने अरसे से वेट कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं नौकरियां दे रहे। और फिर एक और नोटिफिकेशन आया STI टीचर्स के बाद, जो लोग पिछले साल STI हाइज किए गए थे उनकी जो है मुद्दत को बढ़ाया जा रहा है। मतलब उन्हें परमानेंट टीचर आप हायर नहीं कर रहे, जो मुश्किलात पेश आ रही हैं। और सबसे बड़ा मसला, अभी परसों में एक सरकारी स्कूल में गई थी, हमने बल्कि इस इशू को हाईलाइट भी किया, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं मार्च में, बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली जो हर साल मिलती हैं, तो आपने निसाब तब्दील कर दिया, आप सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, आपने बहुत सारी चेंजेस की जो अच्छी थी, मगर बच्चों को तो किताबें ही नहीं मिली। हाई सेक्शन के बच्चों को सिर्फ 20% किताबें दी गई हैं, वो भी स्कूल ने अपनी मदद आपके तहत पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनसे वो किताबें। तो हाउ वुड दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ वुड दे, मतलब प्रिपरेशन किस तरह करेंगे? एग्जैक्टली, उनके टीचर्स भी खुद परेशान थे। टीचर्स ने भी हमें इंटरव्यू दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अगर किसी स्कूल का रिजल्ट ख़राब आता है तो असातिज़ा को, प्रिंसिपल को खड़ा किया जाता है, तो वो कहते हैं हम नोट्स बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर के पास नहीं होंगे टैब्स या मोबाइल, तो उनको नोट्स बना के देना वो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। पता नहीं बच्चे सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। एक बच्ची के पास किताब है और 4 बच्चियाँ क्लास में उसके साथ शेयर कर रही हैं, तो ऐसे पढ़ाई कैसे मुकम्मल हो सकती है? या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल्स को कॉम्पीट कर रहे हैं? 3 साल से किताबों का इशू है। टू बी द डेविल्स एडवोकेट, अगर हम गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझें तो वो ये होगा कि हम फाइनेंशियली बर्डनाइज्ड हैं, हम उस तरह हेल्प नहीं कर सकते। एजुकेशन सेक्टर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा बर्डनाइज है इकोनॉमिक, अगर हम फाइनेंशियल बर्डन के हवाले से बात करें। इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इमरान बदमुल्क से बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, सवाल कीजिएगा। गिलानी साहब से मेरा सवाल है, ये बाउद्दीन जिक्रिया जो हम गए थे इधर तकरीबन कोई 4-5 साल पहले, मेरा दोस्त और मैं जी, तो वो ना अंदर, जब दरबार के अंदर गए थे ना, तो उन्होंने ना जो अंदर बैठे हैं खलीफा जो मुजावर बैठे हैं, उन्होंने ना जबरदस्ती हमारे ऊपर चादर डाल दी। अच्छा। मेरे ऊपर और मेरे दोस्त के ऊपर। और जब चादर डाल दी तो उन्होंने ना 1000 रुपए तलब दिए। तो ये ऐसा क्यों था? जबरदस्ती, किसी के बंदे पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो ये जबरदस्ती क्यों तलब करते हैं?
जी सर, इस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये आप जिस तरह बता रहे हैं कि 4-5 साल पहले की बात बता रहे हैं, ये इस तरह की कंप्लेंट्स थी, वाकई यहाँ पर मौजूद थी और इसको हमने रेक्टिफाई किया और जो भी इश्यूज़ पब्लिकली उस वक्त ये कंप्लेंट्स आ रही थी उसको हमने रिजॉल्व किया। अब मैं बल्कि आपको दावा दूंगा कि अब आप एक दफ़ा दोबारा फिर विज़िट करें दरबार को और आपको इंशाल्लाह वहाँ पर बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। आपकी बिल्कुल कंप्लेंट दुरुस्त है, लेकिन अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह पहले थी। हमने आके इसको बड़ा कंट्रोल किया है। अच्छा सर, और इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये होता है कि हमारे क्योंकि दरबार के ऊपर 3 से 4 मुलाजिम होते हैं औकाफ के। ठीक, कुछ ऐसे प्राइवेट अकीदतमंद होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमने यहाँ पर झाड़ू भी देना है, हमने सफाई करनी है, हमने फूल डालने हैं, फलां फलां, बहुत सारे लोग होते हैं और ये दाता दरबार या बड़े मज़ारात पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब जब वो सफाई कर रहे होते हैं, इवन के फीमेल्स भी उसमें यानी ख़वातीन भी होती हैं, तो जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उनको अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, कुछ से वो भी तकाजा करने लग जाते हैं कि हम जी यहाँ की खिदमत गुजार हैं, फ़लाँ हैं। तो इस तरह की ये कंप्लेंट्स आती हैं हमें, तो फिर उसका वही होता है कि भाई उनके खिलाफ एक्शन लेके फिर हम ये कंप्लेंट सर किस तरह आती हैं आप तक? कोई आपका सेल नंबर मौजूद जी है? हमारे वहाँ पर पैनाफ्लेक्सिस लगे हुए हैं, उनके ऊपर हमारे नंबर मेंशन है। अगर कहीं पर कोई ओवर चार्जिंग हो रही है तो उसको भी हमने देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, उसके ऊपर भी हमारे पैनाफ्लेक्सिस लगे हुए हैं। तो वो हमारे हैं, इवन के हमारे ऑफिस भी तो वहाँ से करीब है ना, वो भी कोई फासले पर नहीं। अगर बहादुर ज़िक्रिया आप जाएंगे तो वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, वहीं पर मैनेजर बैठता है। अच्छा सर, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जब हम दाखिल होते हैं बिल्कुल मज़ार में, तो एंट्रेंस पे कुछ शूज़ के हवाले से लोग बैठे हुए हैं। अक्सर औकात यही मसला होता है, हर आप इस्लामाबाद चले जाएं, फैसल मस्जिद चले जाएं, आप मुल्तान में किसी भी मज़ार पे चले जाएं, तो ये मसला आता है कि किसी से वो 10 रुपये मांग लेते हैं, किसी से वो 100 रुपये मांग लेते हैं। तो वहाँ पर तो कोई ऐसा फ़ोन नंबर जो है वो मौजूद नहीं है, कोई पैनाफ्लेक्स नज़र नहीं आता। ये तो मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ। नहीं, आप हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसी हो, जो वहाँ पर खड़े हैं ना उनके कारकुन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, क्योंकि हमने इनको फ़ाइन करना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनका आगे मौक़िफ़ होता है कि सर ये 600-800 रुपये डेली वाले लोग हैं। तो उनका जब उनमें गुजारा नहीं होता तो फिर उन्होंने जहाँ पर आम तौर पर हम कहते हैं ना कि फटी मार लेना जी, वो यहाँ पर फिर ओवर चार्जिंग कर लेते हैं किसी न किसी से जी, अपना पूरा हिसाब पूरा करने के लिए। ये परसों भी मुझे कंप्लेंट मिली है जिसके ऊपर मैंने 1000 का उनके अब यानी कि हमारा है 10 रुपये का रेट जी, वो किसी से बाज़ का 20 रुपये चार्ज कर लेते हैं, किसी से 30 रुपये चार्ज कर लेते हैं। मुझे परसों कंप्लेंट मिली कि जो हमसे 50 रुपीज़ लिए गए, नंबर मौजूद था तो मुझे कॉल आई। मैंने उस वक्त टीम भेजी तो वो बाकी बिल्कुल ठीक बात थी उनकी, मैंने उनको 1000 का चालान भी किया है। कल मैंने ऑर्डर किए हैं 3 मॉडल मज़ारात जो हमारे चौथे जो हज़रत मूसा पाक शहीद है वहाँ को इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई। जो 3 हमारे बाकी मॉडल मज़ारात हैं, हज़रत शाह शम्मस, हज़रत बहादुर ज़िक्रिया और शाहरुकुन आलम, ये मैंने कल ऑर्डर करके अपना एक नुमाइंदा भी वहाँ पर बिठा दिया है कि ये पैनाफ्लेक्सिस भी सीधे करें, वो पैनाफ्लेक्स को उल्टा कर देते जी, उसको उल्टा कर दिया। जैसे कोई देखा क्योंकि ऐसा ऑफिसर आ रहा है जो फिर वो सीधा हो जाता है, अदरवाइज वो फिर उल्टा भी कर देते हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, इनके मुख्तलिफ हरकतें होती नंबर हैं। अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन के लिए, कोई टोल फ्री नंबर है जिसमें हेल्पलाइंस होती हैं या आपका ज़ाती नंबर वहाँ पर दिया गया है? मेरा ज़ाती भी है, मेरा एक जो हमारा ऑफिस का है रेंट कलेक्टर होता है, उसका भी नंबर दिया होगा। ठीक, ये तो फिर हम उस तरह शेयर नहीं कर सकते लाइव में जो नंबर आप लोगों का, क्योंकि ज़ाती नंबर है। कोई टोल फ्री नंबर नहीं है? टोल फ्री नंबर नहीं है, हमारा ऑफिस का नंबर होता है, ओके, वो भी दिया हुआ है। अच्छा सर, अब ये बात निकल पड़ी है तो हम लोग बात कर लेते हैं। मज़ीद भी औकाफ डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि महकमा औकाफ के जो विसिनिटी के अंदर चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे कॉलर ने सवाल किया कि उनसे कुछ ओवर चार्जिंग हो रही है, उस हवाले से सर हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके फिर रिड्रेसल किस तरह होता है। सर, इसी तरह कोई विसिनिटी में आपके पार्किंग लॉट्स भी हैं, कुछ जो है वो उधर फूड स्टॉल्स भी मौजूद हैं, कुछ क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट भी है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें आप लोग मैनेज करते हैं महकमा औकाफ जो है? नहीं, ऐसा नहीं। असल में फोर्ट के ऊपर कोई 4 से 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें महकमा पुलिस भी है, PHA भी है, कॉरपोरेशन भी है, औकाफ भी है, इवन कि अब वर्ल्ड सिटी भी आ रहा है। तो अब जो PHA की कैंटीन्स हैं वहाँ पर, वो जो राइट साइड पर आप मदरसे की खैरुल माद मदरसा है जो बहुत बड़ा मदरसा है, तो उसके साथ जो कैंटीन्स हैं वो PHA की है। औकाफ के सिर्फ 2 वहाँ पर आर्जी उसको हम स्टॉल्स कह सकते हैं, जिनको हम खोखा जात का नाम देते हैं। एक हज़रत बहादुर ज़िक्रिया के बाहर है और एक शाहरुकुन आलम के, वो उसी जंगले के अंदर ही मौजूद है फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ। इसके अलावा वहाँ पर हमारे कोई स्टॉल्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। दमदमे के नीचे जो है वो पार्किंग औकाफ की है। इसी तरह जो बहादुर ज़िक्रिया के साथ एक छोटी सी पार्किंग है वो औकाफ की है।
बाकी 2 से 3 पार्किंग्स जो हैं, एक मेरे इल्म में आया कि शायद प्राइवेट है मदरसे की जानिब से, और 2 जो हैं वो शायद कारपोरेशन के ज़ेर एहतमाम है। तो वहाँ पर सारी पार्किंग्स जो हैं वो औकाफ की नहीं है और ना ही स्टाल्स औकाफ। अच्छा सर, ये आपने हमें अभी जो प्रेजेंट की सूरत हाल है उससे आगाह कर दिया। जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं जिसमें शाहरुख आलम साहब का उर्स है, उस हवाले से आप कुछ इक़दाम उठा रहे हैं। कुछ जो तज़ीन और आइश का काम है वो आपके महकमे की तरफ से कुछ मज़ारात किया गया है, और हमारे मुल्तान में चलें आपने 4 मॉडल मज़ारात के बारे में बता दिया। नाजरीन के लिए हमें समझा दें कि मुल्तान में कितने मज़ार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और उनकी जो तज़ीन और आइश के लिए आप लोग क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी, हमारे लिए मज़ारात तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, अब वो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हमने तमाम तर सहूलियात, तो वहाँ पर भी हमारी कोशिश होती है जितनी वहाँ पर स्पेस मौजूद हो तो हम उसको ज़ायरीन के लिए जो फैसिलिटेट करें। बाकी तज़ीन और आइश के लिए हमारी 4 ADPs 2025-26 वो उन स्कीम्स जो हैं वो शामिल हुई हैं, जिसमें हज़रत सुल्तान अहमद कताल बहुत बड़ा मज़ार है, वो भी इसी स्ट्रक्चर पर है जैसे हज़रत शाहरुख आलम का है। इसी तरह सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी वालेकुम सलाम सर, अर्शद चौधरी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर मैंने मुतलका सवाल ये था कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पे हमारी आमदरफ्त होती है उधर, जी सर वहाँ पे ओवर चार्जिंग बहुत करते हैं शोज वगैरह के और ये वो, तो उस पे कोई सर कोई खास कोई कमेटी नहीं बैठती, कोई एक्शन नहीं लेता सर, जब भी जाते हैं बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग होती है वहाँ पे। सर काइंडली इसके मुतालिक कोई आप गाइड करेंगे, ये सर जो बैठे हुए हैं इनसे? जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात सुन ली है। इसमें गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी ये वजाहत दी है कि पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और अब जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और अब मज़ीद आपको इसलिए फ़र्क महसूस होगा कि मैंने कल से जो है वो ड्यूटीज़ लगा दी हैं हमारे स्टाफ की, जो उन जो शो कीपिंग पे जो लोग बैठे हैं उनके साथ एक एक औकाफ का नुमाइंदा बैठेगा, और पैन ऑफ एक्सेस वाज़े तौर पर वहाँ अवेज़ा भी होंगे, क्योंकि वो लोग उसको मोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो वो इस वजह से ये कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि वो हमारे नंबर भी छुपा देते हैं, ऊपर कोई तौलिया डाल दिया या कोई उसको उतार के रख लिया। तो हमारे नुमाइंदे जो हैं उनके साथ बैठेंगे, इंशाल्लाह आइंदा आपको इस किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। जी अयाज साहब, आपने पहले भी तफसीलन इस बात का जवाब दिया। अब भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सवाल कर रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा अर्शद साहब को। सर हम लोग बात कर रहे थे कि कितने मज़ार हैं मौजूद हैं, और आप उनकी तज़ीन और आइश के लिए अभी क्या? सुल्तान अहमद कताल दरबार है जलालपुर पीर वाला में, और आई थिंक जलालपुर पीर वाला तहसील का वो सबसे बड़ा मज़ार है, जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो हज़रत शाहरुख आलम के मज़ार जैसा है। उसके लिए हमारी 80 मिलियन की जो है वो स्कीम आई है, वो अंडर प्रोसेस है, और इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगा, वहाँ पर मौके पर काम स्टार्ट हो जाएगा। 4 स्कीमें हमारी टोटल आई हैं। हज़रत सखी ज़ैनुल आबिदीन जो कि पेरेंट्स हैं हज़रत सखी सरवर के, डीजी खान से आगे हज़रत सखी सरवर हो गए, उनके पेरेंट्स का मज़ार ये लाड़ के करीब है, मौज़ा सरवर शाहकोट हो जाता है, वहाँ के लिए 40 मिलियन की स्कीम आई है हमारी। जलालपुर पीर वाला का मैंने आपको बताया कि 80 मिलियन की है। इसी तरह हज़रत मूसा पाक शहीद की 200 मिलियन की आई है, उसके एक्सटेंशन के लिए दरबार की, और उसकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क के लिए वो भी अंडर प्रोसेस है। और इसी तरह अल्लाह ट्रस्ट जहानिया का एक मॉडल मदरसा है, उस मदरसे के लिए भी हमारे 32 मिलियन की आई है। तो ये 4 स्कीमें हमारी आई हैं। ओवरऑल तो हमारे पंजाब में कोई अरबों की स्कीमें आई हैं, जो हमारे सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हैं, वो गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट करके वो सारी अवेल की हैं। तो उसमें हमारे मुल्तान जोन के लिए 4 जो है वो स्कीम है, जिनके ऊपर इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ जो है सबके ऊपर काम स्टार्ट। सर ये फाइनेंसिंग कुछ यूनेस्को भी करता है, और कोई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मुल्तान में कोई? जी, हज़रत शाहरुख आलम, हज़रत शाहरुख आलम का मज़ार जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में। तो इसकी जो हमारे मज़ारात हैं उनकी फाइनेंसिंग इंटरनेशनल इदारे करते हैं, तो कोई आम बंदा भी आपको कुछ दे सकता है पैसे अपनी जेब से, कुछ लोग जो हैं, या आप लोग कोई चंदा करते हो इस हवाले से? जी, इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो तो बहुत कम होती है, या कभी कभार आती है, कई सालों के बाद आती है। ज़्यादातर तो औकाफ डिपार्टमेंट खुद करता है, या पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हमने उनसे फ़ंड अवेल करने होते हैं। बाकी जो प्राइवेट तौर पर आप बता रहे हैं तो उसमें भी मुखैर हजरात होते हैं, लेकिन वो एक छोटे लेवल पर काम होता है। जैसे कि हमारे कैश बॉक्सेस पड़े हैं तो वो भी मुखैर हजरात की वजह से या ज़ायरीन के आने की वजह से होते हैं। बाकी अगर फिल्ट्रेशन प्लांट कहीं ख़राब हो गया है, या कोई हमारी फ़ंड से वो नहीं वो मैच कर रहा, तो फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो
अपना फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू कर देते हैं, या अगर अंदर कोई फानूस वगैरह लगवाने हैं तो किसी ने अपनी अकीदत में लगवा दिया, किसी ने मोहब्बत में लगवा दिया। तो इस तरह के जो हैं वो छोटे मोटे काम जब मुखैर हजरात करते हैं। सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया शाहरुख आलम साहब के मज़ार को, हाँ जी। और इसी तरह के हमारे बड़े कदीम मज़ार हैं यहाँ पर, उनकी जो है वो सोल को कहते हैं हमने प्रिजर्व करना होता है जब हम उसकी जो है वो तज़ीन और आइश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक ये अलमिया भी है कि कुछ इस तरह की टीम्स हायर कर दी जाती हैं, कुछ खुर्द बुर्द होती है, कुछ करप्शन भी होती है उसमें, जिसमें उनका काम नहीं होता लेकिन वो जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं मज़ारात को और उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की टीम्स इन्वॉल्व हैं और उनका काम बैकग्राउंड क्या है उन टीम के हवाले से ज़रा हमें समझाइएगा। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री और शाहरुख आलम जो इस वक्त काम स्टार्ट हुआ है वो तो वर्ल्ड सिटी ओके के अंडर आ रहा है, और उनकी अपनी एक टीम है जो कंजर्वेशन को देखती है। ओके। जो बाकी हमारे मज़ारात जिनका मैंने आपको बताया कि स्कीम आई है, अब तो क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ई टेंडरिंग लॉन्च की हुई है। पहले तो मैनुअली तौर पर काम होता था, अब ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग का प्रोसेस भी हमारा हो चुका है। उसमें CNW का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई औकाफ का है, वर्ल्ड सिटी के आर्कियोलॉजी का है, कोई भी है, IDAP का है, किसी का भी है, तो वो उसमें आ सकता है। अब उन्होंने जो है वो अप्लाई किया आगे, अब उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ होंगे। हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है वो उसको एनालाइज करेगी कि इन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, कितना काम किया है, और उसकी कोई कंप्लेंट्स हैं या उनको जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या कोई एडमिरेशन कोई सर्टिफिकेट है वो उनको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। ओके। तो ये सिक्योरिटी कमेटी ने फिर देखना और उसके बाद काम। और मतलब मकसद सवाल पूछने का सर ये था कि वो जो उनकी सोल है मज़ारात की वो मेंटेन की जाती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल कर दी जाए कि वो फिर मॉडर्नाइज्ड हो गए। सबसे पहले देखा ही इसी चीज़ को जाता है। कंजर्वेशन का जो वर्क होता है वो हर बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अलमिया ये रहा है कि पहले ये चीज़ें होती भी रही है कि वो फिर मुनासिब तरीके से वो नहीं चल पाई, तो लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि बाकायदा तौर पर हर काम के लिए एक कमेटी बना दी गई है हमारे हेडक्वार्टर लेवल के। अलिशमा, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह सर ने हमें बताया कि कंजर्वेशन हो रही है, बड़े जदीद तरीके से काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बारे में आप बता रही थी कि फ़ंडिंग नहीं है, और कुछ जो हमें रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं कि उनके अंदर जो एडमिशन्स हैं उसमें भी कमी आई है। इसकी वजह क्या है? लोग जो हैं वो अगर दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि एट पार आ गई है प्राइवेट स्कूल सिस्टम के, तो एडमिशन क्यों फिर ड्विंडल हो रहे हैं? देखिए, एडमिशन की बात करें या तादाद की है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये वाली बात से मैं डिनाई करूँगी, क्योंकि इस वक्त भी मुल्तान डिवीज़न में जो है अगर हम देखें तो 11,25,000 बच्चे जो हैं ज़ेरे तालीम हैं इन स्कूलों में। तो आपके पास इनरोलमेंट, हाँ 40% अभी भी बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं इनरोलमेंट के लिए। अगर जैसे सर्वे हुआ था कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, उस हिसाब से, मगर हमारे पास जो तादाद है वो अच्छी खासी है। तो अब आ जाते हैं, अब आपने स्कीम की बात की, तो अभी एक NSB जो फंड्स होता है उसके लिए कमेटीज़ बना दी गई हैं स्कूलों में, और उनको 25 लाख तक का जो फंड है वो दिया जाएगा। और एक अच्छी बात ये की गई है कि उस कमेटी में सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल को नहीं रखा गया इस बार, उस कमेटी में जो है पेरेंट्स को शामिल किया गया है, कम्युनिटी के मेंबर्स को शामिल किया गया है, सोशल वर्कर को शामिल किया गया, और वो लोग डिसीजन लेंगे कि ये 25 लाख जो स्कूल के लिए आते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होंगे। और ये उन फंड्स की मैं बात नहीं कर रही जो किसी भी बिल्डिंग के लिए आते हैं, ये स्कूल के अपने फंड्स हैं कि उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। जो आपके, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो एक कमरा है खस्ता हाली का शिकार है, तो उसके लिए डेंजरस बिल्डिंग की जो लिस्ट थी उसके फंड्स अलग थे, और वो हमने देखा था 200 मिलियन के फंड्स आए थे। मगर सैलाब आ गया, उसके तहत जो है कुछ स्कूल्स जो थे जलालपुर पीरवाला के ज़्यादातर मुतासिर हुए हैं, और उनमें ही वो ज़्यादा स्कूल थे, क्योंकि मुल्तान सदर के जो स्कूल हैं सिटी के ऑलमोस्ट सारे ठीक हैं, जो मुल्तान सदर में आते हैं उन स्कूलों में अभी भी मसाइल हैं। और उनमें से जो कुछ स्कूल्स हैं वो हमने देखा कि वो प्राइवेट कर दिए गए हैं, और उन टीचर्स को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया था हमने जो है असातिज़ा को जो मुंतकिल है या रैशनलाइजेशन है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरा किया जा सके, और वो जो स्कूल हैं वो प्राइवेटाइज अच्छे तरीके से चलेंगे, PEF के अंडर चलेगा, वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर। इस ये प्राइवेटाइजेशन के अमल पे हम ज़रा तफसीलन बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सा एक टॉपिक है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का अमल किस तरह हो रहा है स्कूल्स में और उसके हवाले से क्या किया जा रहा है, इस बारे से तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे एक शहबाज साहब हैं, PCR में होते हैं, वो हेड ऑफिस में हमारे शिफ्ट इंचार्ज हैं। उनके बेटे की आज बर्थडे है, बेटे का नाम है उमर। हैप्पी बर्थडे उमर, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
उमर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाला साल जो है वो खुशियाँ भरा साल होगा, आपकी जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उसको पूरा करे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अलिशमा, हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा होता है तो वो गरीब के लिए काम किया जाता है, उधर स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, गरीब की हेल्प की जाती है। जब ये प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा तो इधर मार्केट को ध्यान में रखा जाएगा, नंबरों की एक दौड़ लग जाएगी और फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से ग्राउंड की रियलिटी क्या है? पहली बात ये फीस का कंसेप्ट, जो पेफ के अंडर स्कूल जा रहे हैं ना, उन बच्चों से फीस नहीं ली जाती और उनके कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो जितने स्कूल में तादाद होती है बच्चों की, उस हिसाब से टीचर को पर बच्चा एक अमाउंट दी जाती है। ये इस हिसाब से स्कूल चलता है। और दूसरी एक कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर ये प्राइवेट स्कूल हो गया है, सबसे बड़ी जो आपने अभी बोली कि ज़्यादा एडमिशन फ़ीस ली जाएगी, जो भी बच्चा आएगा उससे चार्ज किया जाएगा, किताबें नहीं दी जाएंगी, किताबें भी नहीं दी जाएंगी। और जो उधर टीचर्स काम करेंगे, क्या वो जो परमानेंट टीचर्स होंगे या उनका फिर क्या होगा उन टीचर्स का? वो प्राइवेट टीचर्स होंगे, उनकी बाकायदा हायरिंग होगी पेफ के थ्रू। अच्छा। पेफ एक अलग इदारा है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, ये एक अलग इदारा है जो इन स्कूल्स को डील करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ज़ेली इदारा है या बिल्कुल ही अलग है डिपार्टमेंट? बिल्कुल अलग इदारा है। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो पेफ जो है ऑब्वियसली एजुकेशन के अंडर आता है, पर एजुकेशन अथॉरिटी से बिल्कुल वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। उधर जो टीचर्स भी पढ़ाएंगे वो प्राइवेट पढ़ाएंगे, उनकी जो नौकरियां होंगी वो प्राइवेटली होंगी। कुछ स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया गया है, हमारे कुछ स्कूल जो हैं वो एलिमेंट्री के खास तौर पर जो हैं वो पेफ के अंडर आ गए हैं। तो उधर जो टीचर्स काम कर रहे थे, क्या वो प्राइवेट हो गए हैं टीचर्स या उनकी जो जॉब है वो परमानेंट ही है? नहीं, देखिए एलिमेंट्री के स्कूल्स को प्राइवेट नहीं किया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गलत है। उन स्कूल्स को प्राइवेट किया गया है जो उन इलाकों में थे जिधर बच्चों की तादाद कम थी, नंबर 1। और दूसरा ये क्राइटेरिया था कि बच्चों की तादाद कम हो, स्टाफ कम हो। फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल ऐसे थे जिसमें सिर्फ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और कुछ स्कूल ऐसे थे जिसमें बच्चों की तादाद 30-40 है। तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जानिब से जो है ये कहा गया, इनके जो मिनिस्टर हैं ये दावा करते हैं, हालांकि हमने देखा लूप होल्स देखने को मिलते हैं, असातिज़ा बड़ी कंप्लेन करते हैं कि आप कहते हैं कि हम प्राइवेट टीचर्स को हायर करेंगे तो हमारे जो क्वालिफाइड टीचर हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने एमफिल किया हुआ है तो वो सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेगा, और आप एक FA या BA पास टीचर को रख रहे हैं, सिर्फ तादाद अगर बच्चों की ज़्यादा होगी तो उसको सैलरी दी जाएगी, तो आप उनकी क्वालिफिकेशन को या उनके तालीमी मेयार को कैसे इन स्कूल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? एक इशू ये आया। दूसरा इशू ये आया, जब स्कूल को ट्रांसफ़र किया गया तो बड़ी तनकीद हुई कि इसे प्राइवेट क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ा इशू ये था, आप उन स्कूल्स को रेनोवेट करते या आप अपनी इनरोलमेंट कैंपेन चलाते। अब आपने सबसे बेहतरीन हल ये ढूंढा कि हमारे जो स्कूल्स थे, अगर इस वक्त भी मैं बात करूं मुल्तान डिवीज़न की, तो तकरीबन 25 से 30 स्कूल्स ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। और रीज़न यही बताया गया था कि इधर या तो 1 या 2 टीचर हैं या तो बच्चों की तादाद कम है, और ऑफिशियली वो तादाद कम थी भी। उधर मयार तालीम नहीं था उनके मुताबिक, और उनके जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इनरोलमेंट को बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम पेफ के अंडर देंगे। प्राइवेट जब कोई टीचर पढ़ाएगा उसे पता होगा बच्चों की तादाद ज़्यादा करनी है, वो बच्चों को स्कूल में भी लाएगा, और हम उसको सैलरी भी देंगे। जो टीचर्स जो हैं बेरोज़गार फिर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे स्कूलों में एडजस्ट भी हो जाएंगे। ऑन पेपर एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। तो वहाँ जो अमला काम कर रहा है उसको फिर कहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा? जो गवर्नमेंट टीचर्स काम कर रहे थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पर मेरे ख्याल 16 ग्रेड पे होते हैं एक प्रिंसिपल जो हैं, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने देखा कि पेफ स्कूलों को इन्होंने प्राइवेट करने की बात की, तो उससे पहले हमने देखा ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हो गई, रैशनलाइजेशन शुरू हो गई। रैशनलाइजेशन में इन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे ऑफिस के साथ ही है एक स्कूल, मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, अब उधर हैं टीचर्स की तादाद ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी अगर उधर होने चाहिए 25 टीचर तो उधर पढ़ा रहे हैं 35 टीचर। तो इन्होंने कहा जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो कुछ स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की तादाद कम है, तो उन टीचर्स को जो है हम उन स्कूलों में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारे पेफ के अंडर स्कूल दिए गए, तो जो सदर में ड्यूटीज़ कर रही थी हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं, उन्हें सिटी में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। तो हाँ, ये मुश्किल ज़रूर आई कि कुछ टीचर्स जो हैं जो अपने घर के पास ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें मैंने देखा कि 50
50-50 किलोमीटर के फासले पे भी ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि शायद कुछ क्लर्क हजरात जो हैं वो पैसे ले रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को नहीं, रोकने जैसा के कि लिए। अभी आपने देखा कि ये मैं डिनाई करती हूँ, वो सारा जो है ई ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके। तो वो सब कुछ, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र के लिए रैशनलाइजेशन हो रही है, पुट करता है तो वो नंबर आ जाते हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस तो 5 नंबर। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है जो बेवा हैं तो उनके अलग से नंबर होते हैं, कोई टीचर हैं जिनको कोई बीमारी है तो उनके अलग से नंबर होते हैं, और फिर वो काउंट किया जाता है टोटल नंबर, उसके बाद ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है। ये इशू जो आता है, मेन इशू यही तो आ रहा था, कुछ टीचर्स जो है काफ़ी सालों से ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, और वो पहले तो क्लैरिकल डिपार्टमेंट के थ्रू हो जाता था, जब से ई ट्रांसफ़र का प्रोसेस आया तो वो आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, तो उसमें आप अप्लाई ये नहीं जो कर सकते। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये सही तरीके से काम कर रहा है या इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं? क्योंकि STIs के बारे में जब हम पहले बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, आपने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो हैं वो जो अपना डाटा है वो गलत इनपुट कर देते हैं। CTIs के हवाले से भी इस तरह के हमने मामला देखे थे। तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, कुछ वेबसाइट्स भी डाउन हो जाती हैं, क्या ये वर्क कर रहा है सिस्टम या भी इसको देखिए, जो जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया है? एजुकेशन अथॉरिटी है ना, अब इधर तो सिर्फ CEO काम नहीं कर रहा होता, हर स्कूल का एक DO है, DO के नीचे डिप्टी DO, इसी तरह जो फीमेल स्कूल है उनकी DO है, उसके नीचे डिप्टी DO और उसके नीचे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, AEOs हैं। तो जब डाटा पुट किया जाता है ऑनलाइन, उसके बाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट का AE होता है उसके पास वो डाटा जाता है, वो डाटा जो है अपने डिप्टी को देता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो कागजात की पहले पूरी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं 15 से 20 दिन बाद। और अगर अभी हम रिसेंटली बात करें तो पूरे पंजाब में जो है तकरीबन 36,000 टीचर्स हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से सिर्फ 14,000 की मंजूर हुई है ट्रांसफ़र। तो एक बहुत बड़ा फिगर है। टीचर्स परेशान भी हैं, उनकी जो है, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू सुने, वो कहते हैं कि आप हमें ट्रांसफ़र कर रहे हो तालीम के लिए, और उन बच्चों को PEF के टीचर्स क्या तालीम देंगे, BA और FA पास तालीम, तो वो कैसे दे सकते हैं लेकिन अच्छी एक ये तालीम? ऑन पेपर एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि जहाँ पर टीचर्स की कमी है वहाँ पर नए टीचर्स को, क्योंकि आपको हायर ही इसलिए किया गया था, जब आपकी हायरिंग हुई थी तो उस पर लिखा गया था कि यू कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर इन द पंजाब। तो अब ये बात करना टीचर्स की तरफ से एक पर ये इस तरह हम अपने सरकारी स्कूल भी ख़त्म करते जा रहे हैं। नहीं, वो तो आप बता रही है ना कि PEF के स्कूल्स हैं जिधर तादाद के हैं, हाँ, फीस नहीं होगी, बट ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। जैसे बच्चों के हम इंटर देखते हैं, इंटर बोर्ड के वो हो रहे होते हैं खेलों के मुकाबले, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें इसके तफसील बताइएगा हमें। सिर्फ मुझे दानिश स्कूल सिस्टम के बारे में बता दें जो मॉडल स्कूल थे। अच्छा, अरिशमा, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलन इस मौजू पे हम लोग बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपका तशरीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अयाज़ गिलानी साहब, आपने तफसीलन हमें बताया कि महकमा औक़ाफ़ किस तरह काम कर रहा है, मज़ारात कितने हैं और उनकी बहाली के लिए अब क्या काम किया जा रहा है। नाज़रीन, पहला सेगमेंट उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले सेगमेंट में हमारे साथ मज़ीद गेस्ट मौजूद होंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, औक़ाफ़ के डिपार्टमेंट के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनके तारुफ़ से पहले थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल बताता चलूँ कि उन्होंने टाइक्वांडो में कुछ इंटरनेशनल मेडल जीते हुए हैं, नेशनल मेडल जीते हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समरा ज़फ़र, जो कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, और रिसेंटली इन्होंने 2025 में पाकिस्तान में जो टाइक्वांडो का कॉम्पिटिशन हुआ उसमें ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। इनके साथ हमारे साथ अरसा गुल होंगी, जो कि एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और रिसेंटली इन्होंने भी 2025 में जो चैम्पियनशिप हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने ब्राउन्स मेडल जीता है। अस्सलाम वालेकुम अरसा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले मुझे बताएं कि ये टाइक्वांडो की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ, किस तरह शौक़ पैदा हुआ टाइक्वांडो के लिए? स्टार्ट से ना स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मम्मा पापा भी इस बात में सपोर्ट करते थे, लेकिन कोई आसपास एकेडमी वगैरह कुछ भी इस तरीके से नहीं थी। तो फिर बाबा के फ्रेंड ने उन्हें बताया था कि वो मुमताज़ाबाद में एकेडमी है, तो फिर बाबा उधर गए थे। एडमिशन तो भाई का करवाने गए थे वैसे, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने सर ने कहा था कि आप गर्ल्स को भी करवा सकते हैं, फिर उन्होंने हमें भेज दिया था। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको टाइक्वांडो सीखते हुए? 5 years हो गए हैं। अच्छा, 5 साल हो चुके हैं आपको। आपने नेशनल तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, एक बहुत बड़ी एहसास की बात है। जब आपने जीता होगा तो पेरेंट्स की क्या जो थी एक फीलिंग थी इसके हवाले से, और ये भी बताइएगा जो लोग आपको जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन लोगों ने एकदम उनके रवैये बदले आपके जो है वो तरफ? जब इंटरनेशनल खेलने गई थी ना, तब 2 साल हो गए थे गेम करते हुए, मतलब कि इतने कोई हम प्लेयर नहीं थे, बट मेहनत बहुत करके गए थे और उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जीत कर आना है। तो जब
फाइनल फाइट आई थी, तो तब भी उम्मीद नहीं थी कि फाइनल फाइट जीत जाएंगे। तो मम्मी पापा को फुल सपोर्ट करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हारो जीतो नसीब की बात है, खेलो। तो जब गोल्ड मेडल हो गई थी तो फिर घर वालों को फ़ोन वगैरह किया था, बहुत खुश थे सब और हम भी बहुत खुश थे सब। लेकिन जैसे वो होते हैं लोग मना करते हैं गेम वगैरह से, कहते थे सब बाबा को कि बेटी है गेम ना कराओ, लेकिन बाबा कहते थे नहीं ठीक है करने दो गेम, बेटे तो को क्यों, आपको क्या लगता है क्यों मना किया जाता है फीमेल्स को? आज तो वर्क फोर्स का हिस्सा बन रही हैं, आप मेरे ख्याल है अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ कंप्लीट कर रही हैं। टू बी एक्टिव, टू बी इन द वर्क फोर्स, वो तो एक अच्छी चीज़ है। हमारा माशरा अभी तक ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है बस कि उनको नहीं लगता कि फीमेल्स को बाहर निकलना चाहिए। चेंज नहीं हो रहा, जेनजीज इसको चेंज नहीं कर रहे चेंज, लेकिन वो फिर जेनजीज में ही है ना सिर्फ। पुराने लोगों में तो अभी तक वही है कि फीमेल्स को घर में ही रहना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। समरा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है। समरा, आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 5 साल हो गए। आपको भी 5 साल हो चुके हैं। आप दोनों एक ही एकेडमी में ट्रेन करते हैं? अच्छा, ताइक्वांडो की ज़रा हमें बताएं कि ये किस तरह का स्पोर्ट है, इसमें क्या फ़ीमेल्स को आना चाहिए, क्या ये सेल्फ़ डिफेंस में भी आपकी हेल्प करता है? ज़रा हमें स्पोर्ट के बारे में बताएं। ये एक सेल्फ डिफेंस है फीमेल्स के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और भी बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स को ये करना चाहिए। और बाकी हमारी सेहत के लिए भी बेनिफिट है। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। लेकिन यह है कि जैसे अक्सर लोग एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें नहीं करते, उनकी सेहत पे भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो ये ताइक्वांडो एक गेम भी है और साथ में सेल्फ डिफेंस भी है और गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजुअली आप एक मेडलिस्ट हैं, जब लोग ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं तो एक एम्बिशन होता है कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, मैंने जो है वो एक अपने फैमिली के लिए नाम पैदा करना है। आपने एक मेडल जीता, इंटरनेशनल मेडल जीता, अभी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में आपके पास ब्रॉन्ज मेडल है। तो फैमिली की सपोर्ट किस तरह चेंज होती है जब आप मेडल जीतते हैं? जब मैं स्टार्ट मैंने गेम स्टार्ट की तो सिर्फ मेरी मम्मा और बाबा को पता था, अभी कि हमारे फैमिली में किसी और को नहीं पता था, क्योंकि हमारी फैमिली में थोड़ा सा है कि फ़ीमेल्स को जस्ट वो फीमेल्स हैं तो उनको जस्ट ना फीमेल्स हैं जस्ट उनको घर के काम वगैरह या फिर ये सब कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए, कि लड़कों में और लड़कियों में थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनका माइंड थोड़ा चेंज है, लेकिन जो पहले के मदर्स हैं या फिर फादर हैं, मेरे तायाबू वगैरह सारे मना करते थे बाबा को। अच्छा। कि आपकी बेटी है, ये आप बेटों जैसा क्यों रखा हुआ है इसको। मेरे बाबा कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरी बेटी है। मेरे बाबा ने अभी तक जब मैं भी 6-7 क्लास में थी तब से मुझे साइकिल दी, आप साइकिल पे जाया करें आया करें। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे खुद बाइक चलाना सिखाई। फिर मेरे तायाबू बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में करते थे कि नहीं भेजो इनको ना। जब मैं फ़र्स्ट टाइम विन करके आई तो मैंने अपने बाबा को कहा कि आप जब मुझे रिसीव करने आएंगे ना तायाबू को लाजमी लेके आइएगा। क्या मैंने दिखाना है उन्हें कि मैं भी कुछ अचीव कर सकती हूँ, मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। फिर जब वो मुझे रिसीव करने के लिए आए तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो कुछ अलग ही सारे लोग हैं और किस तरह से इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो घर आके फिर उसके बाद कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद कहते थे कि नहीं आप जा रही हैं तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप अल्लाह की राह पे नौकरी। रवैये चेंज हो जाते हैं। हमारा ये एक अलमिया है ना, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते उस वक्त तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके स्ट्रगल की रिस्पेक्ट नहीं करते। समरा, आप थोड़ी सी बड़ी हैं इनसे, हुकूमत की जो फेडरेशन के जो इंतज़ामात हैं क्या वो आप लोगों के लिए उस तरह किए जा रहे हैं? क्या सपोर्ट करती है इस स्पोर्ट को भी? क्योंकि क्रिकेट को हम देखते हैं या फुटबॉल को भी चलें उस हद तक देखते हैं कि कुछ ना कुछ फंडिंग होती है। पीसीबी तो चलें एक बहुत बड़ा इदारा है। तो छोटे जो स्पोर्ट्स हैं, जो दीगर स्पोर्ट्स हैं, उनके हवाले से क्या कह रही है गवर्नमेंट? ये अभी तक हम जैसे कि हमारे गेम्स के लिए ना हमारे पास अगर अभी के पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन ये लोग जस्ट क्रिकेट को देखते हैं। अभी के बाकी हमारे एथलेटिक्स हैं और गेम्स भी हैं बाकी सारे, उनको किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाता अभी तक। जो हम लोग भी खुद अपने सेल्फ पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को ये चाहिए कि जस्ट क्रिकेट पे ही फोकस ना करें, बाकी गेम्स भी हैं और जिसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स रह जाते हैं, हमारा टैलेंट रह जाता है। अच्छा, आप लोग अब कोशिश कर रहे होंगे कि हम इंटरनेशनल जाएं, हम लोग गोल्ड भी इंशाल्लाह जीत के आएँ। आप तो एशियन मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने एशिया लेवल पे गोल्ड जीता।
उस तरह की हेडलाइंस और स्पॉन्सर्स जो हैं वो तब मिलते हैं जब आप गोल्ड ले लेते हैं। उससे पहले ज़रा मुझे समझाएं कि क्या क्या इकदामात अभी आप लोगों को ज़रूरत है ग्राउंड पे, किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या गोल्ड लेने के बाद आपकी कोई स्पॉन्सरशिप में या कुछ इस तरह में कुछ इजाफा हुआ? नहीं, वही बात है जैसे अभी समरा ने कहा कि सपोर्ट हमें बिल्कुल भी नहीं है। जब इंटरनेशनल खेल कर आए थे तब था कि हो सकता है कोई सपोर्ट वगैरह हो गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद भी जब भी हम इंटरनेशनल खेले हैं या कहीं भी नेशनल या कुछ भी खेलने जाते हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं आपको मिलते? नहीं मिलते, कुछ भी नहीं। उसकी वजह क्या है? क्या इसको इतने आई बॉल्स नहीं मिलते, इसको टीवी पे इतना स्पोर्ट को देखा नहीं जाता? वजह क्या समझ? यही वजह होगी कि इस स्पोर्ट के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं है। अगर कोई हमसे इतना पूछता है कि आप क्या करते हो तो हम उसको बताएं ताइक्वांडो करते हैं, तो लोगों को नहीं पता होता कि ताइक्वांडो क्या चीज़ है। लोग समझ रहे होते हैं कराटे को फिर भी थोड़ा वैल्यू दी जाती है कि पता है कराटे हैं, लेकिन ताइक्वांडो का लोगों को बहुत कम पता है कि ये मतलब फाइनेंशियली आप लोगों को आप अपनी मदद आपके तहत ही जो उधर भी अपने आप को सपोर्ट करना होता है आप करते हैं। कुछ चलें, अगर फाइनेंशियली नहीं की जा रही तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चरली आपके लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं? कुछ गवर्नमेंट के हवाले से कुछ जिम्स मौजूद हैं? कुछ ऐसे बच्चों के लिए मौजूद हों जो जीत के आए हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उनके लिए तो चलें फिर कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो फेडरेशंस जो बनी है वो क्या कर रही हैं फिर? कुछ भी नहीं करते। उधर लोग इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं लोगों के पास, उनका काम है आप लोगों को देना। इधर मुल्तान में जो जिम्नेजियम है उसमें तो लगे बनाई गई हैं जगहें, लेकिन जिम्नेजियम में जाने ही नहीं देते, बंद होता है वो। कुछ भी मतलब कि कोई भी किसी हवाले से फेडरेशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो आप लोग फिर कैसे, फ्लाइट्स होती हैं, आप लोगों ने मैनेज करना होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना होता है, सबरा कैसे आप लोग मैनेज करते हैं फिर? भी सपोर्ट करती हैं और हमारे टीचर हैं वो हमारे कभी भी किसी चीज़ के लिए, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग किसी को इवेंट आ रहा है या फाइनेंशियली या किसी चीज़ के लिए आप पीछे रह जाओ। उन्होंने कभी हमारे साथ इस तरह से नहीं किया। हमारे सर हैं और हमारी फैमिली हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। एक एग्जांपल के तौर पर नाजरीन को समझाएं कि एक कंपटीशन में जाने के लिए कितनी फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, कोई एक रफ अमाउंट अगर आप हमें बता सकें। जस्ट अब हम फर्स्ट अभी जो रिसेंटली खेलने गए ना, तकरीबन उस पर भी हमारा 2 लाख से करीब एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें एंट्री फीस हो जाती है, हमारे बाकी रिहाइश वगैरह सब कुछ उसमें मैनेज हो जाता है। ये इंटरनेशनल कंपटीशन की आप बात करें, और इंटरनेशनल कंपटीशन में आपके सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है अभी, क्या बाहर अदर कंट्रीज़ में होता है, उसमें हमें इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास से इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। आप लोग बैज पहना होता है अपने पाकिस्तान का झंडा आपके जो है वो कॉस्ट्यूम पे यूनिफॉर्म पे मौजूद होता है, फिर भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता। ये हमारा एक अलमिया है। मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो बड़ा काफ़ी कहते थे कि हम स्पोर्ट्स के लिए करें। कंपटीशन भी अभी पाकिस्तान लेवल पे भी कुछ कराए गए थे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि कुछ लूप होल्स थे इंतज़ामी हालात में, लेकिन एक कंपटीशन चले, एक जेवलिन थ्रो जब अरशद नदीम साहब ने जीता था उसके बाद एक आई थी वेव कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको इवेंट दे दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि इवेंट हो रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट भी करना होता है कि प्लेयर्स ने अपने घर से जाना होता है, वो ऐसे नहीं चला जाता, उसको फाइनेंशियली बहुत कुछ फेस करके जाना पड़ता है। लेकिन इनको ये चाहिए कि इवेंट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, आप लोगों की कुछ अकेडमीज़, प्राइवेट अकेडमीज़ में तो आप दोनों ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा इस तरह की कोई गवर्नमेंट अकेडमीज़ भी हैं, या आप लोग किस तरह फिर अपना ट्रेन किस तरह करते हैं? अपनी ज़रा हमें रूटीन ज़रा समझाएं कि क्या करते हैं आप। प्राइवेट अकेडमीज़ ही हैं टोटली सारी। ओके, और हमारी कितनी होंगी तकरीबन मुल्तान में जो इंटरनेशनल लेवल पे सिखा रही हो, जो इतना ट्रेन कर दें कि आप इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर दें? हमारी फर्स्ट टाइम जो था मुल्तान में हम खेले थे अपनी एकेडमी से इंटरनेशनल, और उसके बाद एक और एकेडमी है, उन्होंने अपनी लड़कियों को इंटरनेशनल खिलवाया, उसके अलावा कोई एकेडमीज नहीं है। और टैलेंट कितना है ग्राउंड पे? आप लोग तो बच्चों के साथ रहते हैं, आप लोग चलें एक ने विन कर लिया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मौके ही नहीं मिले। वही तो बात है कि टैलेंट बहुत है बच्चों में, लेकिन वही फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो वो जा ही नहीं पाते। गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि थोड़ा सपोर्ट करे उनको, एटलीस्ट वो उनको जाने के लिए वहीं रिहाइश दे दे थोड़ी सी, लेकिन कुछ भी सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा चलें, अब ये कुछ क्रिटिसिज्म है, हम इसके बारे में अब हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिकेट से ध्यान निकलेगा और बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी है, इंतज़ामिया का कुछ इस तरफ नज़र आएगी। इस वक्त हम लोग नाजरीन इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ कुछ एथलीट्स मौजूद थे, हम उनसे बात कर रहे थे कि किस तरह जो है वो ताइक्वांडो में जो है वो सेल्फ़ डिफेंस में काम आ सकता है और हुकूमत क्या क्या काम कर रही है इनके लिए। जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, कम अज़ कम उनके लिए तो इंतज़ामिया कुछ ना कुछ करी होगी, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। समरा, आप मुझे अब ज़रा बताएँ कि चलें, इंतज़ामिया कुछ नहीं करी, हुकूमत कुछ नहीं करी, प्राइवेट लोग जो है वो आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोग कॉम्पिटिशन में भेज देते हैं। इसकी एज ब्रैकेट हमें समझाएँ, किस एज का बच्चा जो है वो इस स्पोर्ट में आ सकता है? 5 ईयर्स से अबव कोई भी एज हो सकता है। अच्छा, 5 साल से कोई 5 भी साल से बड़ा जो बच्चा है वो आ सकता है। आप लोगों की एकेडमी में कोई इस तरह के बच्चे हैं जो जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है। तकरीबन कोई 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। 6 ईयर, इस तरह से तो काफ़ी कोई हैं। इंजरी होने का ख़तरा नहीं होता इतने छोटे बच्चों को? नहीं, फिर उनको उनके लेवल के लिहाज से ट्रेन किया जाता है, फिर आहिस्ता शुरू कर। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे इस एज ब्रैकेट के भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम लोग जो है टेलीविज़न पे देखते हैं। आप लोगों की एकेडमी में किसी ने कोई रिप्रेजेंट किया हो या किसी ने कुछ अचीव किया हो? कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं आज? जी है, हुसैन। हुसैन हुसैन है, कहाँ पर हैं हुसैन? आई जी हुसैन, ये पहले माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ठीक। हुसैन, थोड़ा सा इधर आ जाओ हुसैन। अच्छा हुसैन, मुझे ज़रा बताओ कि हमारे जो देख रहे हैं लोग, नाजरीन जो हैं, उनको भी समझाओ कि आपको किस तरह शौक़ हुआ ताइक्वांडो की तरफ आने का। कोई मूवीज़ देखते थे या कुछ आपने कुछ किसी को कुछ परफॉर्म करते हुए देखा, या कोई फैमिली में कुछ इस तरह के लोग थे? बस बाबा ने ही लगवाया। बाबा ने कहा और आपके अंदर फिर अब एक शौक़ पैदा हो गया। यस। अच्छा, कितने मेडल्स आपने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को? 4 मेडल जीते। आपने 4 मेडल जीते हैं इतनी छोटी सी एज में? यस। तो बेटा नर्वस नहीं होना, हमें ज़रा अपने मेडल्स के बारे में ज़रा बताओ कि कितने आपने जो है वो कहाँ कौन से कंपटीशन में जीते हैं? एक पूरे वाला में जीता है सिल्वर मेडल। अच्छा। एक लासाल ओके। में जीता है ओके। ब्राउन्स। ओके। और एक यहाँ पे मुल्तान में जीता है। अच्छा समरा, हमें बताएं कि जब ये बच्चे कॉम्पीट करने जाते हैं तो उस टाइम पे कंपटीशन में कितने जो है वो लोग होते हैं, और फिर जब ये अचीव करते हैं तो कितने लोगों में से जो है वो मेडल जीता जाता है? ज़रा हमें तादाद बताएंगी। इनका होता है कि वेट कैटेगरीज होती ओके। है। क्या वेट कैटेगरीज के लिहाज से अब जैसे कि अभी अंडर 25 केजी में 20 में खेल रहा है, तो इसमें हमारे पास अदर पूरे डिस्ट्रिक्ट से हर पंजाब लेवल तक के बच्चे प्लेयर्स आते हैं। तकरीबन कम से कम 20 भी हो जाते हैं, ओके। 15 भी हो जाते हैं। इस तरह से इनके आपस में कंपटीशन होते हैं, जिनमें से किसी 3 ने विन करना होता है। अच्छा, मतलब किसी 3 वो तो 3 तो कैटेगरीज होगी ना, तकरीबन 25 से 30 आप कह रही हैं बच्चे जो पंजाब लेवल पे कुछ सेलेक्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पीट करते हैं। कुछ हमें कुछ दिखा सकते हैं हुसैन जो है वो कुछ मूव्स या कुछ इस तरह की जो चीज़ें इन्होंने लर्न की हुई हों? हुसैन दिखाएंगे आप कुछ हमें? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, दिखाएं जी। नाज़रीन, अब ये हुसैन जो है वो, मैं इस तरह, हुसैन आपने कैमरे की तरफ दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना। इस तरफ आ जाए, इधर आएँ, इधर आएँ, इस तरफ आएँ, इधर आप अपने मेरे साथ आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर दिखाएं। वाओ, समरा हमें ज़रा डिटेल्स भी बताएं, इन मूव्स को क्या कहते हैं, ये किस तरह की ट्रेनिंग है? ये कोरियन गेम है ताइक्वांडो। ये जो किक्स वगैरह कर रहा था इनको कोरियन लैंग्वेज में कहा जाता है। जैसे किसने फर्स्ट किक की उसको कहते हैं नेरी छागी, और सेकंड इसने की बंदर छागी। ये स्प्लिट है मेरा ख्याल है। हाँ। और यूजुअली कितना टाइम लग जाता है? ये तो बड़े बड़े नहीं कर सकते, स्प्लिट जो है काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सीखते हुए, और हुसैन ने इतनी छोटी सी एज में स्प्लिट को सीख लिया है। कितना टाइम लगता है? ओके हुसैन, थैंक यू सो मच, खड़े हो जाओ। थैंक यू सो मच, शाबाश, वी कैन क्लैप फॉर हिम। थैंक यू सो मच हुसैन। टेक अ सीट, आप पीछे बैठ जाएं। अब हम समरा से बात करते हैं कि ये किस तरह के जो मूव्स थे और इसको ट्रेनिंग करने में कितना टाइम लग जाता है। छोटे से बच्चे को सिखाने में तो बड़ी मुश्किल होती है, तो आपके टीचर्स को कितना टाइम हो गया सिखाते हुए? हमारे टीचर्स को तकरीबन उनको तो काफ़ी ईयर हो गए हैं, कोई 17-18 ईयर्स तो हो गए होंगे उनको। और इस बच्चे को कितना टाइम लग जाता है? बच्चों को स्टार्ट में ना 3 मंथ्स में ना हम लोग रिंग फाइट स्टार्ट करवा देते हैं। 3 मंथ्स में उनको इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो रिंग में खड़े होकर फाइट कर सकें। ओके, 3 मंथ्स में वो स्प्लिट सीख जाते हैं, वो लोग अपनी जो किक्स हैं वो सीख जाते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में हो जाता है, लेकिन फिर आगे बच्चों के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। अगर वो रेगुलर करते रहते हैं तो नेक्स्ट इवेंट्स के लिए जिस तरह से ट्रेन हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को
ठीक कर लेते हैं हम, इन्हें अच्छा अच्छा, improve क्योंकि कर ये लेते जो हैं। सेल्फ डिफेंस की जो स्पोर्ट्स होते हैं इसमें किसी ख़ास इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो जो आपके जो ये कॉस्ट्यूम्स हैं इसके ज़रा हमें बेल्ट्स के बारे में भी ज़रा तफसीलन बता दें कि ब्लैक बेल्ट क्या है, येलो बेल्ट क्या है, जो कलर्स हैं ग्रीन बेल्ट क्या है, क्योंकि Yes. मेरे ख्याल है हुसैन ने भी येलो बेल्ट पहना हुआ था। ये अभी फर्स्ट बेल्ट हमारा होता है वाइट बेल्ट, Okay. जो कि स्टार्ट करते हैं स्टार्ट, उसके बाद हमारे ये बेसिक होता है, उसके बाद येलो हो जाता है, ये इसका भी सेकंड बेल्ट था अभी, फिर ठीक इसी है। तरह फिर ऑरेंज बेल्ट आ जाता है, फिर जो ऑरेंज के बाद हमारे पास ग्रीन आता है, ग्रीन जो होता है वो हाफ सीनियर यानी ब्लैक बेल्ट, हाफ ब्लैक बेल्ट हो जाता है, ओके, फिर उसके बाद ब्लू बेल्ट आता है और फिर रेड और फिर black सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है इन बेल्ट्स की? belt। इन बेल्ट के साथ जिस तरह हम लोग एक दूसरे को मीन बेल्ट से सीनियरिटी हो जाती है, अच्छा, कि अगर वो येलो बेल्ट है तो वाइट बेल्ट से सीनियर है, मीन इस तरह से कैटेगरीज हो जाती हैं। ओके। अच्छा समरा, इसकी सर्टिफिकेशन कौन करता है, ये बेल्ट्स देता कौन है? आम कोई कोई इदारा है, जैसे फ़ुटबॉल का PFA है, पाकिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन है, PCB है क्रिकेट की, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसका कौन सा इदारा है जो इन बेल्ट्स को देता है? ये एक फेडरेशन है ताइक्वांडो की, उधर से ही हमारे होता है, जैसे कि हमें ब्लैक बेल्ट हुआ है तो हमें कोरिया से एक सर्टिफिकेट आता है, कोकुवान सर्टिफिकेट होता है, वो हमें दिया जाता है ब्लैक बेल्ट का। बाकी जो ये छोटे बेल्ट होते हैं जैसे कि वाइट, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, इनको फिर एकेडमी में ट्रेन करने के बेल्ट कैटेगरी के लिहाज से जब ट्रेन कर देते हैं तो उनको चेंज कर देते हैं और ब्लैक बेल्ट पे हमें कोरिया से सर्टिफिकेट आ जाता है उसका। बहुत शुक्रिया समरा, आप हमारे साथ आज तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में। आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि ये गेम क्या है, इसको किस तरह खेला जा सकता है, किस तरह आपके सेल्फ डिफेंस में काम आता है, और आपने इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ अचीव किया हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया जो है वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद या वैसे आपके लिए कुछ जिन्होंने ख़ास तौर पर सर्व किया हुआ है उनके लिए इंतज़ामिया कुछ करेगी। अरसा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने हमारी कंट्री को सर्व किया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ अचीव किया, रिप्रेजेंट किया। उम्मीद हम ये करते हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। आप दोनों की तशरीफ़ रावी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो हमारे साथ कुछ मेडलिस्ट मौजूद थे उनसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इखलाक हुसैन जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जो अमूमन मसाइल होते हैं लोगों के यूरिनेशन के हवाले से, किडनी के हवाले से, उन मसाइल पर बात करेंगे, सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह जो है वो अपनी किडनियों का ख्याल रखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, आप एक यूरोलॉजिस्ट हैं, पहले तो मुझे यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में फ़र्क समझा दें, और हमने किस डॉक्टर के पास जो है वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा, यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट को ये दोनों ही किडनीज़ को डील करते हैं। ओके। किडनीज़ को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ओके। किडनी का काम है यूरिन पैदा करना। यूरिन पैदा करने तक यानी कि उसके फंक्शंस तक ये काम है नेफ्रोलॉजिस्ट का। ओके। उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू द किडनी, यूरेटस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और इसके अंदर होने वाली तमाम बीमारियों का इलाज वो यूरोलॉजिस्ट करता है। ओके। मीन्स टू से कि फंक्शंस को अगर आपने डील करना है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर उस फंक्शन के बाद कहीं पे स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आता है तो वो यूरोलॉजिस्ट डील करता है। ओके। जो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो गुर्दे को मेडिसिन के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, और यूरोलॉजिस्ट चूँकि स्ट्रक्चर को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो सर्जिकली ऑपरेशंस के साथ उसको ठीक करने की कोशिश। ओके। मतलब अगर कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर गई है तो फिर हम जो है वो मरीज़ जो है वो आपके पास आएगा, कोई सर्जिकल कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सर्जिकल एग्रीवेट को आप नहीं डिफाइन कर सकते। ओके। ओके। अगर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ता है। अच्छा, अमूमन किस तरह की बीमारियां जो हैं वो हम देखते हैं किडनी के रिलेटेड जो है वो आम तौर पे लोग जो है फेस करते हैं? आपकी प्रैक्टिस में आप क्या देखते हैं? जी, अच्छा, अभी हम किडनी को अगर देखें ना, किडनी में नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट को देखें, जो सबसे अलार्मिंग कंडीशन है फॉर दी नेफ्रोलॉजिस्ट वो CKD बढ़ा, यानी कि किडनी के फंक्शंस ख़त्म हो रहे हैं और उनको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम यूरोलॉजिस्ट की तरफ आए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टोन, किडनी के स्टोन, यूरेटर, ब्लैडर, किसी भी जगह के स्टोन, और मेल में प्रोस्टेट, ये सबसे कॉमन है। उसके बाद UTIs यानी कि इन्फेक्शन, सेक्शुअल
abnormalities वो हो जाती है, बाकी छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन मेन चीज़ फॉर द नेफ्रोलॉजिस्ट CKD और फॉर द यूरोलॉजिस्ट स्टोन एंड TURP। सर प्रोस्टेट की आपने बात की, इज़ दैट अ कैंसर? क्योंकि लोगों में ये मिथ भी पाया जाता है कि अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो शायद कोई कैंसर की तरफ आप लोग जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि हर मर्द में प्रोस्टेट होता है। ओके। ये होना एसेंशियल है उसकी सेक्सुअल लाइफ के लिए। अच्छा, प्रोस्टेट का साइज़ का बढ़ना उसके कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं। ओके। और प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ना भी उसके डिज़ीज़ या उसकी सिम्टम्स के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर पेशेंट के साथ वेरी करता है। तो सब आपका जो सवाल है ना कि प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ना क्या कैंसर है, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल एक मिथ है जो लोगों में होती है कि अगर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिनका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा था, डॉक्टर्स उनको बारहा कहा कि आपकी एज की वजह से ये चीज़ अब प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वो परेशान थे, नहीं जी शायद कैंसर कुछ हो रहा है। अच्छा सर, यूजुअली लोग जो हैं वो किडनी के हवाले से हमें कहा जाता है कि आप पानी पिएँ तो आप जी ठीक रहेंगे, आपकी किडनियाँ सही फंक्शन करती रहेंगी। कुछ डॉक्टर हजरात ये भी कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, कुछ एक लिमिट मेंटेन रखनी है, तो उसमें क्योंकि फिर फंक्शंस बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है किडनी, तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है इसमें? देखें, ऐसी कोई डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि आपने पानी कम पीना है, अनटिल अनलेस कि आपको कोई और अबनॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी साथ में हो, ओके, लाइक कार्डियक या किडनी के। अब आपका सवाल है कि आइडियल क्या होना चाहिए। हम आपके पानी को डिसाइड नहीं कर रहे होते कि आप कितना पानी पिए। बीइंग अ डॉक्टर हम ये देख रहे होते हैं कि आप यूरिन कितना पैदा कर रहे हैं। ओके, आप इतना पानी पिए, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा मसरफ है इंसानी जिस्म के अंदर। वो सांस के थ्रू भी वेस्ट हो सकता है, हमारे स्टूल से वेस्ट हो जाता है, हमारी स्किन से वेस्ट हो जाता है। हमने आपके किडनी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम आपको ये एडवाइस करनी होती है कि आप इतना ही पानी पिए कि आप 2 to 2.5 लीटर डेली यूरिन कर सकें। ओके, ये एक हमारी लिमिट है। ओके, बाकी पानी आप बेशक कम पिए। अगर एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो उसका पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वो स्वेट के थ्रू या किसी भी तरह से। तो हमने उसको ये कहना कि आप ज़्यादा पानी पिए जब तक आपके यूरिन में 2 to 2.5 लीटर। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं, जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपका यूरिन जो है वो लाइट येलो है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, डिहाइड्रेटेड नहीं है, और अगर बिल्कुल वाइट हो रहा है तो आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसके पानी को मिकदार को जो है थोड़ा कट डाउन करें। बिल्कुल सही बात है ये? जी बिल्कुल। और इसमें एक ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन, कुछ लोग जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ जो जिम जाते हैं लोग जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो कहा जाता है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है क्योंकि प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा समझाइए। अच्छा, आपका सवाल ना यूरिन के कलर से मुताल्लिक है। सबसे पहले तो ये जहन में रख लें कि यूरिन का कलर डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। उसके ऊपर आपकी डाइट भी है, आपकी मेडिसिन भी है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या पेशेंट, या उसके हाइड्रेशन स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आप डाइट में कुछ ऐसी मेड डाइट्स होती हैं या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो ले रहे होते हैं, तो आप चाहे जितना भी पानी पी रहे हो, चाहे आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी नॉर्मल हो, तब भी आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। अगर ये दो चीज़ें हम नॉर्मल रख रहे हैं और सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस पे आ जाएं कि हाइड्रेशन स्टेटस से आपका यूरिन का कलर का क्या ताल्लुक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि आप जब लाइट कलर का आपका यूरिन आ रहा है तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस वेल मेंटेन्ड है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा येलोइश आ रहा है या उसके साथ जलन हो रही है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस कम है। लेकिन उन दो चीज़ों को देखते हुए कि क्या वो दो चीज़ें, या कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, बाकी चीज़ें अगर नॉर्मल हों, तब हम आपके हाइड्रेशन स्टेटस को इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। हमने ये सब चीज़ें आपके कुछ टेस्ट करने के बाद देखने हैं। अगर वो टेस्ट नॉर्मल है तब हम आपको कहेंगे कि आपको हाइड्रेशन स्टेटस की तरफ जाना चाहिए। सर, कुछ लोग जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी कुछ लोगों का इशू होता है, वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, क्या कुछ ये नॉर्मल है कि आपने पानी ज़्यादा पिया हुआ तो शायद उसकी वजह से जा रहे हैं, या कौन सी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए कि आपकी क्यों फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है? देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को सबसे पहले तो आप इस तरह डिफ़ाइन करें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको पूरे दिन में है या स्पेसिफिक टाइम में है या रात में है। ओके, ठीक है। अगर आपको पूरे दिन में है, ठीक है, फिर आपको ज़रूर कंसल्ट करना, या सिर्फ रात में है तब भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। अगर वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिचुएशनल है, मतलब आप
सर्दी में काम कर रहे हैं तब आपको यूरिनेशन ज़्यादा है, आपने चाय ज़्यादा पी उस वक्त आपको या एंजाइटी है या स्ट्रेस है, तो ये लॉजिकल है, ये होना चाहिए और ये होता है। तो आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं, आप उस वक्त उस सिचुएशन को, उस काज को डील करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो आपकी कंडीशन आम एनवायरनमेंट के हालात में भी वैसे ही है तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, या आपको रात को ज़्यादा हो रहा है तब भी समझ आती है, या आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मतलब आपको स्ट्रेस भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तब आपको विजिट करना चाहिए। रात को यूरिनेशन ज़्यादा होने की वजूहत क्या होती हैं सर? अक्सर लोगों में ये पाया जाता है कि रात को जी वो बार बार यूरिन करते हैं, वो कहते हैं शायद हमने जी पानी ज़्यादा पी लिया सोने से पहले, इस वजह से हम वॉशरूम जा रहे हैं। ये बिल्कुल उनकी बात वजह है कि पानी ज़्यादा पीने से वॉशरूम ज़्यादा आएगा, लेकिन हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन रात को सोने के बाद जागते हुए नहीं, जागते हुए 10 दफ़ा भी जाए, हमें उससे लिंक नहीं है। अगर रात को सोने के बाद डीप स्लीप में जब वो पहुंच जाएगा, ओके, 2 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा वो यूरिन के लिए उठता है, तब हम उसको नोक्चूरिया की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई पैथोलॉजी हो सकती है। अगर जागते हुए तो जाग रहा है, ज़ाहिर बात है, पढ़ रहा है, स्ट्रेस है, चाय पी रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, तो उस वक्त आपका यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको इतने ज़्यादा बॉदर नहीं करते। तो रात को अगर आपका पेशाब सोने के बाद आपको 2 दफ़ा उठने के पर मजबूर करता है या 2 दफ़ा से ज़्यादा, फिर आपको जाना चाहिए, अनटिल अनलेस कि आपने कोई मेडिसिन न ली हो और आपने बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक ना, और ये कंडीशन परसिस्ट करे मोर देन अ मंथ। अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करिए तो आपने लाजमी जो है, हम जब अपने कोर्स बना रहे होते हैं इन पेशेंट की यूरिन को सिम्टम्स के लिए, तो हमने उसको पूरे मंथ की देख के बनाते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन को देख के नहीं बनाते। यूजुअली सर पीपल हैव अ हैबिट ऑफ होल्डिंग पी, वो यूरिन को अपने होल्ड कर लेते हैं, तो क्या ये एक सही हैबिट है या नहीं है? इसके हवाले से कुछ कहते हैं जी पथरी हो जाएगी, आपका ब्लैडर जो है वो ब्लास्ट कर सकता है, तो ये ज़रा समझाइएगा। नहीं, ऐसी कोई नहीं है कि आपका ब्लैडर ब्लास्ट कर जाएगा। पथरी का एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो उन पेशेंट में होता है जो क्रोनिक हो। ओके, मतलब जिसको बहुत 6 महीने 8 महीने से, हम एल्डरली पेशेंट जो होते हैं ना, बेड रिडन होते हैं, जो यूरिन पास नहीं कर रहे होते, उनके मसाने में यूरिन इकट्ठा हो रहा होता है, वो थोड़ा सा यूरिन पास करते हैं, या आगे स्ट्रक्चरली कोई डिफेक्ट होता है जो यूरिन पूरी तरह से पास नहीं कर पा रहे होते, थोड़ा पीछे इकट्ठा हो जाता है, वो यूरिन आखिर में जाके इन्फेक्ट करता है। जब इन्फेक्ट करता है तो स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन सर यंग एज में भी तो पथरी हो जाती है किडनी वो में, और बातें आती हैं। ओके, यूरिन का होल्ड करने से पथरी होने से कोई 4 नहीं होता, ज़रूर है 1 2 4 5 दिन 10 दिन से कुछ नहीं होता। ओके, उसके लिए क्रोनिक पेशेंट हो, बेड पर पड़ा हो, बहुत अरसे से पड़ा हो, 6-8 महीने, तब जाके हो सकता है। सर इस पर तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो अमूमन मिथ्स होती हैं जहन में किसी भी इंसान के, कि भाई मैं अगर ज़्यादातर यूरिन को होल्ड कर लूँगा तो शायद मेरा ब्लैडर जो है वो ब्लास्ट कर सकता है, पथरी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने वो ज़रा मिथ्स क्लियर की, लेकिन अब इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब यूजुअली क्या कॉजेज़ होती हैं एक पथरी के? क्या हमारे कुछ लाइफस्टाइल की वजह से वो हो जाती है, या जेनेटिक्स में भी कुछ लोगों के होती है, जीन्स में बीमारी कुछ चल रही होती है? पथरी बनने की बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें जो सबसे कॉमन या सबसे जो ज़्यादा काज आती है वो वाटर इनटेक का कम है, क्योंकि पथरी नॉर्मली बन सकती है अगर आपकी यूरिन की कंपोजिशन नॉर्मल ह्यूमन की कंपोजिशन से डिफरेंट हो। ओके, और यूरिन की कंपोजिशन डिपेंड करती होती है आपके लाइफस्टाइल पे और आपके डाइट पे और आपकी कुछ पैथोलॉजीज़ होती हैं उसके ऊपर। ओके, अगर वो पैथोलॉजीज़ भी हैं आपको, आपके लाइफस्टाइल भी सही नहीं है और आपको डाइट भी अच्छी नहीं है, केन फूड वगैरह, तब आपकी यूरिन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी कि पथरी के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहते हो तो वो जो कंपोजिशन अल्टर्ड है वो डिल्यूट होके आपके यूरिन से निकल जाएगी। ओके, तब आप एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगी, तो आप पथरी बनने से बच जाएंगे। ओके, ये तो एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है। लेकिन अब कुछ और भी डिजीज़ होती हैं, जिन्हें जेनेटिकल डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से भी पथरी बन सकती है। ओके, अच्छा डॉक्टर, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की हम बात कर रहे थे,
हम लोग ये भी देखते हैं कि सर्दियों में ज़रा ज़्यादा यूरिनेशन, आप कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से भी कुछ हो जाते हैं, लेकिन लोगों में मिथ्स होती हैं, वो आपके पास भी ज़रूर तशरीफ़ लाते होंगे कि जी पता नहीं सर्दियों में क्यों यूरिन जो है वो ज़्यादा आने लग जाता है, तो ज़रा वो क्लियर कीजिएगा। जी जी। अच्छा, ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत से लोग इससे अफेक्ट होंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अब आपको ये सारी मिथ्स क्लियर हो जाएंगी। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा जो आर्गन है वो उसकी स्किन है। फिज़िक्स का एक रूल है कि कंडक्शन डेसिपेट, हीट डेसिपेट होती है कंडक्शन जी। हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई जा रही होती है, जितनी ज़्यादा स्किन पे ब्लड सप्लाई आएगी उतना जिस्म से हीट डिसिपेट होगी, इवेपोरेट कह लें आप, जो भी कहना चाहें। जब हीट डिसिपेट होती है तो इंसान जिस्म का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। सर्दियों में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा है कि आपके जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपकी स्किन का ब्लड स्किन को बहुत कम दिया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे सर्दियों में लोगों की स्किन भी ड्राई हो जाती है। वो इस वजह से होती है कि ब्लड सप्लाई कम हो चुकी होती है। अच्छा, वो ब्लड तो पूरे जिस्म में आना है, अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? वो बाकी ऑर्गन्स में जाता है। ओके। सबसे ज़्यादा जो स्किन का ब्लड डाइवर्ट होता है वो किडनी में जाता है। ओके। जितना किडनी में ब्लड जाएगा उतना यूरिन बनेगा। इस अच्छा। वजह से सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये नॉर्मल है, इसको ज़्यादा अपने आप को गर्म रखें बस। गर्म रखें और तब आपके यूरिनेशन का ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता, या खुदा न खास्ता नहीं कहना चाहिए, अगर आ भी रहा है यूरिन तो वे सर्कमस्टांसेस की वजह से है, वेदर कंडीशंस की वजह से। एज का कितना ताल्लुक होता है यूरिनेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम? कि अगर आपकी यंग एज में आपको उतना यूरिन नहीं आ रहा था, एज बढ़ने से आपको यूरिन ज़्यादा हो रहा है, तो ये फिर एक चीज़ नॉर्मल है या ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, आपने जाना चाहिए, चेक कराना चाहिए? अच्छा, एज का यूरिन के ज़्यादा या कम होने से ताल्लुक़ नहीं। ओके। अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी किडनीज और स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपके किडनीज का इशू है या किडनीज के बाद ट्रांसपोर्ट का कोई भी इशू आ रहा है, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ गया है या आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो गया, तब ओल्ड एज में यूरिन ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आप पूरी तरह से यूरिन पास ही नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा यूरिन पीछे रह जाता है, वो बार बार यूरिन के लिए थोड़ा सा ब्लैडर की एक कैपेसिटी है, जब उस कैपेसिटी पे आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होगा तब वो आपको सेंस करेगा, अभी फर्स्ट सेंस करेगा जाए जी आपको यूरिन करना चाहिए। 70% पे आपको बिल्कुल डिज़ायर होगी कि मैंने अभी ही अपने आप को इवैक्यूएट करना है। तो ब्लैडर की कैपेसिटी से जब बढ़ जाएगा तो आपको यूरिन आएगा। अब आपका सवाल है कि एल्डरली पेशेंट में नॉर्मली प्रोस्टेट बढ़ जाता है, वो यूरिन के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। ओके। या उसकी पेशाब की नाली तंग हो जाती है या किसी और वजह से भी वो पूरी तरह से अपने ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पा रहे, उसके पीछे वैसे थोड़ा बहुत यूरिन रह जाता है, 150-200 ml जितना भी रह जाता है। थोड़ा सा यूरिन ऊपर से किडनी से आएगा तो फिर वो ब्लैडर आपको सेंस करेगा नहीं जी दोबारा जाए। 150-200 पहले पड़ा था, 10-15 मिनट में अगर वो आपके पास आ जाता है, 100 ml आ जाता है, आपको दोबारा भागना पड़ेगा। अगर किडनीज ठीक है तो मतलब है कि आपको एल्डरली पेशेंट में यूरिन आ रहा है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब तक हम आगे ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म नहीं करेंगे ये आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो मतलब हमने कॉज को रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद आपके मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। कुछ सर किडनी फेलियर्स की तरफ हम मूव करते हैं, एक बड़ा कॉमन है, डायलिसिस पे लोग जाते हैं, तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? किस चीज़ से ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी किडनीज़ को महफूज रख सकते हैं? और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमें ज़रा बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन हो गया किडनी फेलियर, बहुत ज़्यादा कॉमन है। किडनी फेलियर को नॉर्मली नेफ्रोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं। ओके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी, अगर हम उसको हायरार्की में देखें, दो है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। पाकिस्तान में डायबिटीज़ शायद दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आती है डायबिटीज़। हाइपरटेंशन, यंग बंदों को भी हाइपरटेंशन है, तो ये दो सबसे कॉमन काजेज़ हैं। उसके बाद आपकी कुछ मेडिसिन जो कि आप हकीम से हकीम मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे अताइयों से लेते हैं जिनको नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन देनी है या कौन सी नहीं देनी, या आप स्टेरॉइड्स वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है, या आपको बचपन में कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी फेलियर हो जाता है। ये तो हो जाएगी नेफ्रोलॉजिकल काजेज़, ये आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ लेके जाएंगे। ओके। लेकिन अगर उसकी काजेज़ स्टोन है, प्रोस्टेट है, कैंसर है,
तब आपको यूरोलॉजी की तरफ जाना होगा। लेकिन अगर आप हायरार्की में देखें तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ द रेनल फेलियर इज़ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन सर क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाइपरटेंशन हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ओके, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल से जब ज़्यादा होगा तो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको डैमेज करते रहेगा, जिसकी वजह से वो किडनी फेलियर की तरफ अल्टीमेटली जाएगा। इसकी एहतियाती तदाबीर ज़रा हमें बता दें कि किडनी के फेलियर से किस तरह बचा जा सकता है। हम पानी का इंटेक अच्छा रखें, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखें, खाने पीने का ख्याल अच्छा रखें, तो फिर इससे महफूज किया अपने आप रखा जा सकता है। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर हम काज ओरिएंटेड होते हैं। ओके, अब हम जनरलाइज नहीं कर सकते। किडनी फेलियर की अभी हमने काजेज देखे हैं। सबसे पहली काज आपको मैंने बताई हाई ब्लड प्रेशर, जी जी, डायबिटीज़ बताई, कुछ मेडिसिन्स बताई, ठीक है। तो अगर आपके पास ये काजेज हैं तो पहले इनको ठीक करें। ओके, ये सबसे मेन काजेज हैं किडनी फेलियर की। तो हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से वो मेडिसिन, अताई डॉक्टर के पास ना जाए। ठीक है, ये एक काज ओरिएंटेड है। लेकिन अगर हेल्दी किडनी को रखने के लिए अगर आप सब कुछ ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, तब आपका सवाल है कि भी हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही जैसे मैंने आपको पहले बताया हाइड्रेशन स्टेटस। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी कंपोजिशन में अब नॉर्मेलिटी आ रही है तो वो हाइड्रेशन से ठीक हो जाएगी, वो हाइड्रेशन से बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर। कुछ अब बिल्कुल हम मेडिसिन भी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। मेरा एक बिल्कुल लास्ट आपसे ये सवाल होगा कि कुछ क्या सिम्टम्स हमें नज़र आएँ या किस तरह के कोई घरेलू जो टेस्ट होते हैं उसको करके हमें पता चल सकता है कि हमारी जो है वो किडनी की हेल्थ जो है वो ठीक है। जैसे आपने बताया कि हाइड्रेशन अपनी ठीक रखते हैं, लेकिन चैट जीपीटी पे भी या जेमिनी पे भी अगर हम जाएँ तो वो यूरिन के कलर से कहते हैं कि अगर आपका ये कलर है तो बिल्कुल आपकी किडनी जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। बेसिकली हमारी ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम इजाज़त लेंगे आपसे। अच्छा, चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह ठीक है, वो अपने आप को मैं उसको वो नहीं करता, लेकिन सिर्फ यूरिन का कलर आपको डिफाइन नहीं कर रहा। ओके, आप यूरिन के कलर के साथ जब तक कुछ और चीज़ें आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप गलत ट्रैक पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूरिन का कलर सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मेडिसिन पे डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे डिपेंड करता है जी। सो आपका दूसरा सवाल था कि अगर हम घर में कौन से टेस्ट घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन लैब्स में आप कह सकते हैं आप कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करें। ओके, ठीक है। अगर उसमें आपको कोई पैथोलॉजी फील हो रही है, वो अगर नॉर्मल लिमिट से अल्टर्ड है, और किडनी का एक फंक्शन होता है, हम उसे कहते हैं रेनल पैरामीटर्स, रेनल फंक्शन टेस्ट, वो भी करें। अगर वो दोनों ठीक है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी आती है, उन दोनों टेस्टों को देखते हुए हम आपके फर्दर टेस्ट कराएं। ये बेसिक टेस्ट। ओके, इसको देखने के बाद हम आपको कुछ गाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इखलाक, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे। आपने हमें तफसीलन जो है वो आगाह किया कि हमने अपनी किडनी का ध्यान किस तरह रखना है, हमने ये ध्यान किस तरह रखना है कि हमारी किडनी वर्क कर रही है। कुछ मिथ्स को हमने आज बर्स्ट किया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।